तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम लोग को कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ पॉपुलर नॉर्म्स चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करना और उनको ब्रेक डाउन करना कि ये सच है कि नहीं है। ठीक है, प्राइमरीली टाइटल से सबको समझ में आएगा होगा, 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्रिकेट का होने वाला है जो कि गौतम गंभीर से रिलेटेड है कि भाई ओडीआई सीरीज में अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, एक्सपोज हो गए। एंड फुटबॉल में अभी एल क्लासिको में बार्सा ने धोया है मैड्रिड को, तो हांसी फ्लिक ने काफी उम्मीदें जगा दी गई हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस को जरा लेते हैं, टैकल करते हैं, मतलब थोड़ा सा डीप में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है भी कि नहीं है। एंड टू स्टार्ट विथ क्रिकेट राइट नाउ, सबसे पहले बात करते हैं भाई जो ये अभी सीरीज हुई है ओडीआई की। 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी तीसरा मैच बचा है। जब वो तीसरा मैच हो जाएगा तो हम एकदम डिटेल में पूरी सीरीज का रिव्यू करेंगे, क्या हमने सीखा वो समझने का ट्राई करेंगे। बट अभी इन 2 ओडीआई से हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्या लेसन्स निकाल सकते हैं, हमारा पर्पस अभी सेगमेंट का ये होने वाला है। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन टैकल करना है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी रिएक्शनरी हो गए हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कि यार गौतम गंभीर के अंडर वी आर लूजिंग दिस सीरीज। दिस इज द टीम जिन्होंने लास्ट टाइम जब ओडीआईज खेले थे, जब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने देखा था, तब वो वर्ल्ड कप में तोड़ रहे थे सबको। एंड उस हाई से हम एक डाउनफॉल पे आ रहे हैं अंडर गौतम गंभीर, विच इज बॉर्डर लाइन इनएविटेबल। पहला रिएक्शन क्या है स्टेटमेंट को लेके, बता दो। आई थिंक पहले तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि हम लोग सीरीज अब जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा वी कैन ओनली ड्रॉ दिस सीरीज, जीतना अब नहीं है क्योंकि पहले ड्रॉ हो चुका है, नाउ श्रीलंका जीत चुकी है। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, आई थिंक वही पॉइंट है। पहली सीरीज है ये, 2 मैचेस हुए अभी एंड हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं, हम डायरेक्टली 1 साल पीछे जाके वर्ल्ड कप वाली टीम से कंपेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो अब डायरेक्टली अब जाके लोग ओडीआई मैचेस खेले हैं। इससे पहले केएल राहुल वो साउथ अफ्रीका वाले में खेला था, बट डायरेक्टली अब जाके मेन टीम खेली है। सो अगेन पीपल जो भी क्वेश्चन उठा रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वैलिड हैं डेफिनेटली, मतलब क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी हम भी पूरे टैक्टिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, राइट, एंड कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें होंगी क्वेश्चनेबल, बट डाउन राइट कहना कि नाउ ही इज एक्सपोज इन द लॉन्गर फॉर्मेट इन ओडीआईज एंड हम लोग हार गए सीरीज, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। देन अगेन हम लोग वही उसी पॉइंट पे पीछे जा रहे हैं कि वी शुड नॉट बी ट्रीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए इन सीरीज को जितनी आप लोग दे रहे हो एक्चुअली में। मेरा सबसे पहला पॉइंट वीडियो को स्टार्ट करते हुए यही होगा, मैं कह रहा हूं हम लोग लास्ट मैच हार भी जाएंगे, कुछ क्या हो गया, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओडीआई में एमआरएफ टायर्स की नंबर 1 रैंकिंग लेके कुछ नहीं होने वाला अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं। तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमें जो ये हैंडफुल नंबर ऑफ मैचेस मिले हैं ओडीआई फॉर्मेट में, उस पर हम लोग को किस टाइम पे कितना एक्सपेरिमेंटेशन करना, बिकॉज अब सिर्फ एक ही और सीरीज है, इसमें 3 और ओडीआईज होंगे, वो अगले साल होगा अगेंस्ट इंग्लैंड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, और वो जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है सीरीज। तो तब आप चाहोगे कि मोस्टली आपकी मेन टीम खेले, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप है नहीं, राइट। तो अब एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप रहता कहाँ है, सिर्फ इस सीरीज में रहता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अभी देखेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा टैक्टिक्स, काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन हमें देखने को मिले हैं जिसके पीछे कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि कोई बहुत डीप लॉजिक हो, बट देयर people are supposed to experiment for the sake of experimentation, because अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? And in that pursuit, if you end up even losing a series, it should not matter. ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे घर में आके हमारे आके जीती थी, उससे पहले हमसे पिटे थे ओडीआई सीरीज में, और उसके बाद T20 सीरीज में भी पिटे थे, बट वो वर्ल्ड कप ले गए। तो हम लोग तो 1-2 सालों से, जब से हमने चैनल शुरू करा है, हम लोग ये चीज़ प्रोपोगेट करते हुए आ रहे हैं that our focus should be on the tournaments, not on the bilaterals. Bilaterals हम लोग हार भी जाएंगे, does not matter. And as far as गंभीर is concerned, भाई 2 ओडीआई मैचेस हुए हैं, अभी तुम क्या जज कर रहे हो? तो देयर इज नो स्कोप ऑफ क्वेश्चनिंग हिज टैक्टिक्स राइट नाउ। लेट द मैन ब्रीथ एंड लेट द मैन इम्पोज हिज टैक्टिक्स ऑन द टीम एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कोई बंदा एक टीम को जो कि अनबीटेबल लग रही थी ओडीआई फॉर्मेट में, उसको अब एक नए सिरे से मैनेज करना शुरू करने वाला है, उसमें अपनी आइडियोलॉजी लेके आने वाला है, उनको फिर सही करने में टाइम लगेगा, बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अगर सेम फिलोसफी से चलना होता तो राहुल द्रविड़ ही कंटिन्यू कर लेता। तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं। इन सेइंग दैट नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन कि क्या लेसन्स थे, क्या टैक्टिकल चीजें हमें समझ में आई यहाँ से, एंड क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 3rd ओडीआई की प्लेइंग इलेवन बनाने का भी ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, बट अभी इन दोनों ओडीआई से हमें क्या डेटाबेस मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, जरा उसको कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें मतलब इस पूरे लेसन्स को, सारे लेसन्स को 3 पार्ट से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आएगा कि प्लेइंग 11 हमें क्या सीखने को मिला, जिससे मतलब सिलेक्शन क्या होगी टीम की, उसका आइडिया मिल जाएगा। सेकेंडली बॉलिंग में हमने क्या सीखा, एंड बैटिंग में फिर थर्डली क्या सीखा। स्टार्टिंग में द प्लेइंग 11,
वॉज वेरी हैप्पी टू सी, एंड इस चीज़ का क्रेडिट मैं गौतम गंभीर को नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं रोहित शर्मा को दूंगा कि 8 बैट्समैन और 6 बॉलर्स को हमने इंटैक्ट रखा है, जो कि हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे देखा था। उस आइडियोलॉजी को कि हमें बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ ODIs में भी चाहिए, सिर्फ T20s में नहीं चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि अभी भी हम लोग ये चीज़ लेकर चल रहे हैं, इवन अंडर गौतम गंभीर। एंड मैं क्यों इस चीज़ का क्रेडिट गौतम गंभीर को नहीं दे रहा उतना, बिकॉज ये चीज़ रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ के अंडर भी करी थी। T20 फॉर्मेट में इतना नहीं था। अब तो हम लोग और ज्यादा देख रहे हैं विद इवन द टॉप ऑर्डर बैट्समैन रोलिंग देयर आर्म, वी सॉ इट इन द T20 सीरीज अंडर गौतम गंभीर, बट ODIs में आई थिंक दैट रेवोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय रोहित शर्मा alongside Rahul Dravid of course, who allowed that thing to happen under his coaching. So credit to रोहित शर्मा फर्स्टली, क्योंकि मुझे पता लिटरली याद है जब पहला ODI शुरू होने वाला था, मैंने ट्वीट भी करी थी ये चीज़, वो प्री मैच शो चल रहा था एक्स्ट्रा इनिंग्स का, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से एक्सक्रिकेटर थे, बट उनसे पूछा गया था कि आपके ओपिनियन में क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप होनी चाहिए। एंड ही वो बड़ा कन्वीनियंट होता है ना कि हर किसी की PR टीम को खुश करना, तो KL राहुल भी ले लिया, ऋषभ पंत भी ले लिया, सिर्फ 5 बॉलर्स थे और सिर्फ 7 बैट्समैन थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि उस टाइम पे आशीष नेहरा एंड आकाश चोपड़ा दोनों स्टूडियो में थे, उन दोनों ने ये चीज़ कही कि आज के टाइम पे आई थिंक अब यहाँ पे सिर्फ 5 बॉलर से आप नहीं खेल सकते हो, एंड एक एक्स्ट्रा बैटर होना बहुत बेनिफिशियल होता है। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि ऐसे एक्स क्रिकेटर्स जो कि इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो भी इस पॉइंट पे एक्नॉलेज करना शुरू कर रहे हैं, एंड एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होपफुली ऑडियंस के ऊपर भी लेके आएंगे। सो फर्स्टली क्रेडिट टू दोस 2 गाइस। आई थिंक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीज़ कि ये चीज़ होगी, क्योंकि मतलब जितने भी लोग पूछेंगे क्यों ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में वी गॉट टू सी दिस कि शमी को बिठा के शार्दुल ठाकुर खिलाया। हाँ, बिफोर अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या गॉट इंजर्ड एंड वी हैड टू प्ले शामी। उससे पहले तक यही चलता आ रहा था, एंड सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे लगातार इस चीज को, बट हम डिफेंड कर रहे थे इस चीज को कि इट इज इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे भी हमें नंबर 8 तक बैटिंग देखने को मिली, तो दिस शुड बी द नॉर्म गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल, एंड रोहित शर्मा एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, मतलब गोइंग फॉरवर्ड हर उसमें होना ही चाहिए। एंड रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों सेम पेज में इस चीज को लेकर, दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड पॉइंट, KL राहुल हैज बीन गिवन द नॉड ओवर ऋषभ पंत राइट नाउ। लॉजिकली जिस बंदे ने हमें वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके दिया, जो कि कंटिन्यूटी चल रही थी एवर सिंस ऋषभ पंत हैड टू फेस दैट एक्सीडेंट, इट मेक्स सेंस टू हैव दैट कंटिन्यूटी ऑल्सो, एंड आई थिंक गौतम गंभीर ने भी उस चीज की रिस्पेक्ट करी, एंड रोहित शर्मा ने भी। द क्वेश्चन नाउ कम्स इज, व्हाट माई प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर अभी आपने ऋषभ पंत को ट्राई नहीं करा, 3rd ODI की बात करेंगे बाद में, तो लास्ट सीरीज में तो ट्राई करने का सेंस बनता नहीं, विच मीन्स की यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू गो विद KL राहुल। इन KL राहुल्स डिफेंस कि क्यों उसको खेलना चाहिए, उसकी कीपिंग अच्छी ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कीपिंग अभी तक, तो ही इज प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर कीपर, राइट। सेकेंडली मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, रोहित शर्मा अग्रेसिवली खेलता है, ठीक है। शुभमन गिल अभी हमें उसके ऊपर भी आएंगे बात करने के लिए, बट उसकी करियर स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की है, इट्स इवन बेटर देन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ऑल्सो कम मैचेस खेले हैं, बट लाइक ही कैन प्ले दैट टेम्पलेट। तो ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। फिर विराट कोहली कैन बी एन एंकर, देन श्रेयस अय्यर वंस अगेन कम्स इन एट नंबर 4, वो भी अग्रेसिव खेलता है। उसके बाद नंबर 6 नंबर 7 वगैरह पे हार्दिक पांड्या, जडेजा अगर वो खेलेंगे, नहीं तो अक्षर पटेल, ये सब लोग भी आएंगे तो अग्रेसिव ही होंगे। तो नंबर 5 पे एक अगर KL राहुल जैसा बैट्समैन आता भी है, जो कि वंस अगेन एक विराट कोहली की कैटेगरी का है, फिर थोड़ा स्लो और ज्यादा स्लो भी है, तो इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न कि मतलब जैसे T20s में क्या था कि KL राहुल क्यों नहीं खेल सकता, या पंत को खिलाना है या सैमसन को खिलाना है, बिकॉज ये लोग ज्यादा अग्रेसिव है, एंड वहाँ पे सेंस भी बनता है फॉर्मेट का। बट यहाँ पे अगर आपके पास ऑल्टरनेट पोजिशंस पे अग्रेसर्स पड़े हुए हैं, तो फिर गाइज लाइक KL राहुल कैन बी सूटेड इन द टीम। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं KL राहुल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अब वो परफॉर्म करेगा कि नहीं वो एक क्वेश्चनेबल चीज है, बट इन प्रिंसिपल, इन आइडियोलॉजी, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग KL राहुल के टाइप का बैट्समैन एट नंबर 5। मैं तो एक्चुअली पूरे फेवर में हूँ, क्योंकि जब वो ODI पहले ही फर्स्ट टीम अनाउंस होने वाली थी, उससे पहले अगेन सम एक्स क्रिकेटर्स वर हेविली इन फेवर ऑफ ऋषभ पंत, सरप्राइजिंगली। आई विल टेल यू व्हाई ऋषभ पंत का होना भी सेंस बनाता है। मतलब मेरा पॉइंट बस ये है कि पहले तो उसका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था, सेकेंडली इफ यू लुक एट ODI फॉर्मेट तो 50 ओवर आपको खेलने हैं। वी काइंड ऑफ नो कि रोहित शर्मा चलो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 20 ओवर्स के बाद तो बिल्कुल नहीं टिकने वाला, वो उसके अंदर ही अपना सारा रन बना देगा, जो कि टेम्पलेट है, तो ही हैज टू प्ले दैट वे। इसके बाद अगर विराट कोहली होता है, एंड बाई चांस अगर विराट कोहली आउट हो जाता है, जो कि अभी हमने ODI सीरीज में देखा था कि हो गया था, तो नीचे कौन है? नीचे कौन है? एंड आई थिंक विराट कोहली के बाद आई ट्रस्ट KL राहुल ओनली, कि वो पूरे वैसे बैट्समैन है जो कि पूरा खेल जाएगा और शायद फिनिश ऑफ कर सकता है गेम को। अभी इसका टैक्टिकल रीजन क्या है, अभी हम लोग आएंगे जब हम बैटिंग को कवर करेंगे, तो
क्योंकि इसका एक डाउन साइड भी है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ऑफ कोर्स सबका एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है. माय क्वेश्चन नाउ कम्स इन कि ऋषभ पंत को क्यों शायद ये लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज नाउ यू विल सी अगर केएल राहुल खेलने वाला है एंड हार्दिक पांड्या तो ऑफ कोर्स हो गई चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपके टॉप 6 में सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है. हाँ, रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या. ये प्रॉब्लम वर्ल्ड कप के टाइम पे डिस्कस करी थी हमने. हाँ. एंड आई थिंक यही एक रीजन है कि आपने इस सीरीज में 2 ओडीआईस के अंदर ही शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को एज फ्लोटर्स खेलते हुए देखा है. कि कोई नंबर 4 बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसके बाद अभी ओडीआई हमने देखा उसमें भी तो यही हुआ है. राइट. दुबे ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गया, अक्षर पटेल भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गया, इवन अबव गाइज लाइक श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल. तो वो आई थिंक उसका रीजन वही है कि दे वांट टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि लेफ्टी एंड राइटी का कॉम्बिनेशन बना रहे. एंड क्या ये चीज सही है ओडीआईज में, बिकॉज यू सी कि T20 में फ्लेक्सिबल ऑर्डर होना अब तो नॉर्मी है, ये तो करना ही पड़ेगा. दे कैन बी नो फिक्स पोजिशंस, बट क्या ओडीआई में भी ये टाइम आ गया है करने का? आई थिंक ये एक चीज है जो कि हमने गौतम गंभीर के आने से देखी है चेंज. ओके. एंड आई थिंक इसमें दिस इज गौतम गंभीर रिटर्न ओवर इट. क्या ओडीआई फॉर्मेट के लिए कोई भी टीम प्रिपेयर्ड है? आई डोंट सी एनी टीम राइट नाउ इन द वर्ल्ड, बी इट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. आप हिस्टोरिकली डेटा देख लो पिछले 5 साल का, जो कि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखना चाह रही है इन दी ओडीआई फॉर्मेट. राइट. तो इंडिया, बट ये फ्यूचर होने वाला है, आज से 10 साल बाद ये होगा ही होगा, बिकॉज इवेंचुअली ओडीआईज विल बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ T20s एज अपोज टू अ शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट क्रिकेट. तो वो जब जैसे से वो ट्रांजिशन आता रहेगा तो हम लोग देखते रहेंगे कि बैटिंग ऑर्डर और फ्लेक्सिबल हो रहे हैं ओडीआईज में. अगर इंडिया अभी से ये चीज करना चाह रही है, दे आर वे अहेड ऑफ द कर्व. बहुत आगे चल रहे हैं लोग. और ये अगर गौतम गंभीर करना चाहता है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. क्योंकि हम लोग हमेशा इंडिया को बोलते हैं कि आपने 3 अलग अलग कैप्टन या फिर वो 3 अलग अलग टीम्स वाला जो रेवोल्यूशन था, आपने वो मिस कर दिया. आप बहुत लेट आए उसके अंदर. अपने T20 फॉर्मेट में नो एंकर्स ऑल आउट अप्रोच के ऊपर बहुत लेट आए हो. इंग्लैंड वगैरह कब से कर गए थे. बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ का कितना लेट आप रेवोल्यूशन पे आए. अगर ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन पे आप पहले आ जाओ सबसे, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए. आई थिंक ओके. एटलीस्ट आदमी सोच तो डायरेक्शन में रहा है. शायद ये चीज़ अभी काम ना करे, आते 3-4 साल बाद काम करे, जब तक नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा. तो तब तक क्रिकेट बहुत बदल चुका होगा. आजकल क्रिकेट का कोई भी चीज़ दुनिया में 2-2 साल में इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, तो यू नेवर नो. बट हाँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन करने के चक्कर में एकदम अंधा ही नहीं हो जाना है. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट वर्क्स राइट नाउ. हमेशा एड ऑफ टाइम्स रहने का भी कोई फायदा नहीं. आई थिंक वही है ना कि मतलब जब आपके हर एक साल में एक आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो आपको एक वो स्ट्राइक करना पड़ता है बैलेंस, जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक भी सोच रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो उस चीज़ को, एट द सेम टाइम जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट कर रहे हो. राइट. तो वो इंपॉर्टेंट है, बैलेंस स्ट्राइक करना. हाँ, तो वो मैं गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट करूंगा. एंड लास्टली देखो, जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, या फिर आधा जब लास्ट हमने वर्ल्ड कप देखा था, वहीं से डेटाबेस से लेते हैं. हार्दिक पांड्या, जडेजा और शार्दुल ठाकुर 3 ऑलराउंडर्स टीम के अंदर थे, जो मेन टीम थी पहले की. अभी इस टाइम पे इस टीम में शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, तीनों अलग प्लेयर्स हैं इस वक्त. अब जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो आई एम अज्यूमिंग कि हार्दिक पांड्या तो वापस आने वाला है. जडेजा क्या वापस आ सकता है? आई थिंक हमें अभी भी ओपन रहना चाहिए. मैं मना तो नहीं करूंगा, बट अक्षर पटेल जिस तरीके से खेल रहे हैं, हम किस मुंह से मना करें? अक्षर पटेल तो नहीं जाने वाला. राइट. तो जब हार्दिक पांड्या वापस आ चुका है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप वाली जो टीम थी उसमें जडेजा और शार्दुल ठाकुर ही वो 2 ऑलराउंडर के स्पॉट्स है जो रहते हैं. अब उसके लिए लड़ाई कौन कर रहा है? शार्दुल ठाकुर तो अब कंटेंशन में नहीं होने वाला है. जडेजा वापस इन कंटेंशन होगा, वॉशिंगटन सुंदर इन कंटेंशन होने वाला है, और शिवम दुबे इन कंटेंशन होने वाला है. ठीक है, इन 3 पेयर में से 2 प्लेयर सेलेक्ट होंगे. जडेजा वाले रोल में अगर आप जडेजा को दोबारा ले भी लेते हो, तो फिर शार्दुल ठाकुर वाले रोल में नंबर 8 पे अक्षर पटेल को होना ही होना है. विच मीन्स कि वर्ल्ड कप के टाइम पे आपके पास 4 पेसर्स थे और 2 स्पिनर्स थे. अब आपको 3 पेसर 3 स्पिनर के साथ जाने वाले हैं. अगर वैसा सीन आता है कि आपको 4 पेसर ही चाहिए, कैन वी सी शिवम दुबे प्लेइंग द रोल ऑफ शार्दुल ठाकुर? Although Shivam Dube is a batting all-rounder and Shardul Thakur was a bowling all-rounder, but Shivam Dube at number 8 just to extend the batting lineup and to roll over for 2-3 overs. क्या वो हम देख सकते हैं? एक सोचने वाली बात है. बाय द टाइम द थर्ड ओडीआई एंड्स हम लोग ये चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अभी के लिए एक क्वेश्चन है, सब सोच के बताना कमेंट्स में, ठीक है? अब बॉलिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, हमने क्या लेसन यहाँ पे सीखे. सबसे पहली बात तो हमने ये चीज़ वर्ल्ड कप में, मुझे याद है जब हमने कवर किया था लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप जब था, ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच हुआ था चेन्नई में.
उसमें भी हमने कहा था कैसे बहुत जल्दी हमने इनको ऑल आउट कर दिया 200 के नीचे ही, बट आइडियली अब इनको और जल्दी कर सकते थे। 30-40 रन एंड में आ गए थे इनके टेल एंडर्स से, एंड ये चीज पिछले 1-2 सालों में ओडीआईज में रही है इंडिया की स्टोरी, एंड वी आर सीइंग दिस कंटिन्यू इवन इन दिस न्यू एरा, जहाँ पे हमने इनफैक्ट मैंने स्टैटिस्टिकली नोट करा पहले मैच में विलाले के नंबर 7 पे आते हैं, नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो आपका लोअर ऑर्डर है, आपने 109 रन खाए उनसे पहले मैच में, और 95 कुछ रन, हाँ 95 रन खाए सेकंड मैच में, राइट। इट्स ऑलमोस्ट इफ नॉट हाफ, मतलब अ मेजर चंक ऑफ द रन, अगर आप 230 बना रहे हो उसमें से 109 रन है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ फर्स्ट। सेकंड में भी 240 में से ऑलमोस्ट 100 रन आप खा रहे हो, बहुत ज्यादा आप मेजॉरिटी ऑफ रन्स लोअर ऑर्डर से कंसीड कर रहे हो, जहां पे आप ये 95 की जगह 50 भी कर दोगे अगर, तो आप ये दोनों मैचेस जीत गए होते। आई थिंक ये दोनों मैचेस मुझे पॉइंट ये लगा कि बैटिंग में तो प्रॉब्लम थी और हम लोग आएंगे उस पर, बट बॉलिंग में भी कितनी विनिंग पोजीशन से हमने इतने ज्यादा रन्स दे दिए हैं, कितने फालतू में। वी सॉ कि रोहित शर्मा खुद कितना एजिटेट हो रहा था इस बात पे, रोहित शर्मा के लोग सब लोग काफी गुस्सा थे, कितने स्पीड से हम लोग रन्स खा रहे थे एंड में आके टू गाइज लाइक विलाला के। इवन सेकंड में आई डोंट रिमेंबर किसने मारा था, 44 पे समथिंग 40 रन मार दिए थे उसने। वो नाम ऐसे मुझे याद है किसकी बात करो तो, बट मैं आई कैन नॉट प्रोनाउंस द नेम करेक्टली। मतलब बस पॉइंट वही है कि आप नीचे वाले बैट्समैन, ऊपर वालों को जो अच्छा खेलते हैं, जो प्रॉपर बैट्समैन, उनको आपने आउट कर दिया। नीचे जिनसे आपको सपोजिट रन नहीं खाने चाहिए उन लोगों से आपने इतने ज्यादा रन खा लिए कि मतलब बेसिकली डबल कर दिया आप लोगों ने स्कोर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज पता है कोई भी बंदा जो आई एम श्योर जितने लिसनर्स देख भी रहे होंगे अभी, सबका एक इनिशियल थॉट पता है क्या होगा। तुम भी अगर सोचो इनिशियल थॉट ये आएगा कि बैट्समैन ने गेम हरवा दिया यार, चेज नहीं कर पाए, बट इफ यू थिंक डीपर इट इज एक्चुअली द बॉलर्स जिन्होंने उस गेम को, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टोटल है ही 230 का, तो अगर आपने 240 रन खाए दूसरे ओडीआई में तो वो 10 रन अबव पार है एक्चुअली में। अब हम लोग की आदत हो गई कि हम लोग ओडीआईज में भी 350-400 रन देखने लग गए, तो हमें लग रहा है कि 230-240 तो कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली में कंडीशंस है ही ऐसी, यहाँ पे इतने ही रन बनते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे बॉलर्स ने कुछ मतलब स्टार्ट बड़ी अच्छी करते हैं, बट दे डोंट, जो फिनिशिंग जॉब है ना वो बॉलिंग में हमारी अच्छी नहीं हो रही है। तो बॉलर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे हारने पे। जो टारगेट 180-170 पे रुक सकता है उसको हम लोग 230-240 तक खिंचवा दे रहे हैं। तो उसमें बॉलर्स को भी अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। बैट्समैन की तो गलती है ही, उस पर आएंगे अभी, बट ऐसा नहीं कि बॉलर्स एकदम ही क्लीन रहे। बट इसमें मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो हमारे स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। कुलदीप यादव से तो हमें एक्सपेक्टेड है ही, एंड वो श्योरली अगला वर्ल्ड कप भी एंड अगले चैंपियंस ट्रॉफी सब में पार्ट रहने वाले। बट अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बॉलिंग करके दी है, बैटिंग तो अच्छी कर ही रहा है, टेस्ट ले लो, ओडीआई ले लो, T20 भी ले लो, जिस तरीके की बॉलिंग करी है, ऑफ कोर्स पिच भी काफी हेल्प कर रही है स्पिनर्स को, बट जडेजा की कमी महसूस होनी नहीं दे रहा भाई बंदा। उसके बारे में तुम क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा अक्षर पटेल का कि हमने T20 में देखा, ओडीआई में देख चुके, टेस्ट में भी मतलब वी हैव सीन समटाइम्स उसको अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल तीनों साथ में खेलते हैं, बट स्पेसिफिकली इन द वाइड बॉल फॉर्मेट कितना क्लच रहा है वो एक्चुअली में हम लोगों के लिए। मतलब विद द बैट ऑल्सो विद द बॉल ऑल्सो, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है। बैटिंग में तो मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि T20 में भी हमने देखा कि कितना ज्यादा उसका वो फ्लोटिंग रूल था, कई बार ऊपर भेज देते थे जस्ट बिकॉज आपको मतलब थोड़ा चला के खेलना था गेम। फाइनल में हमने देखा था कितनी अच्छी उसने पारी खेली थी विराट कोहली के साथ, इसमें भी उसको कई बार ऊपर भेज दे रहे हैं। टाइम एंड टाइम अगेन मतलब इस सीरीज में आई वुड से रोहित शर्मा के अंदर बेस्ट बैटर वाज अक्षर पटेल, इतना अच्छा खेला था भाई। और कौन खेला पहले मैच में? अक्षर पटेल के कितने रन थे? आई थिंक ज्यादा नहीं थे, मतलब पहले मैच में तो रोहित शर्मा के अलावा किसके रन थे? तो सेकंड में भी आई थिंक बाकी सबने गंदा ही खेला, अक्षर पटेल ठीक खेल रहा था। तो मतलब वो रिलायबिलिटी फैक्टर इतने लोअर डाउन दी ऑर्डर बैट्समैन से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस लेवल का करके देगा वो, तो वो करके दिया, तो हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मतलब आई थिंक वंस अगेन अगर जडेजा को टीम में जगह बनानी है वापस, इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अक्षर पटेल, नॉट एनी मोर। राइट। मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप से पहले जब IPL भी चलता था तो हम कहते थे कि ये डिबेट है, एंड कई बार तो मैं खुद भी जडेजा के साइड पे आया था, बट द वे अक्षर पटेल हैज प्रूवन हिमसेल्फ, अब कोई डिबेट नहीं है इस पे क्लियरली। अगर हम लोग बाकी लोगों की बात करें, बिकॉज हमने कहा हमारे स्पिनर्स बड़े अच्छे रहे, बट रन फिर भी हम ज्यादा खा रहे हैं एंड में आके। एक लास्ट नाम पे बात करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, देन लेट्स मूव टू द पेसर्स जहां पे हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक जिम्बाब्वे वाली सीरीज का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज था, एंड इस सीरीज में भी जैसी बॉलिंग उसने करी है, इट हैज़ बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि उसने एकदम से इतने टाइम से वो सीन से बाहर था,
ड्यू टू इंजरीज या फिर अभी IPL में ड्यू टू दी इम्पैक्ट प्लेयर रूल उसको चांसेस नहीं मिले, जैसे ही वापस इंडियन टीम में आया है बंदे ने परफॉर्म करके दिया है. एंड आई थिंक ही कुड बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर अश्विन गोइंग फॉरवर्ड इन दी लिमिटेड ओवर्स गेम, जहाँ पे वो नंबर 8 पे आके इनफैक्ट ही हैज़ द कैपेसिटी टू बैट इवन हायर अप. एंड सो अगर ऐसा बैट्समैन जो कि ऊपर बैटिंग भी कर सकता है, अगर वो नंबर 8 पे आपको बैटिंग करने को मिल रहा है तो आपकी डेप्थ कितनी अच्छी है. प्लस एन ऑफ स्पिनर, और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी, अश्विन तो राइट हैंडेड था, तो और डाइवर्सिटी लेके आ रहा है. प्लस ही इज अ बेटर फील्डर ऑल्सो. नॉट टू कंपेयर विद अश्विन भाई, अश्विन मेरा भी फेवरेट प्लेयर है मतलब, बट आई थिंक ही कुड बी दैट गाय. वैसे भी हमारे राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स की कमी थी टीम में, तो वो भी एक कमी पूरी कर सकता है. वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा बंदा है, अगर वो क्लिक कर सकता है तो वो नो ब्रेनर होगा स्टार्टिंग 11 में हमेशा. भाई उसका स्किल सेट ही ऐसा है जो कि अभी कम है. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, फील्डिंग भी अच्छी करता है. हाँ 3D है एक्चुअली में. तो अगर वो क्लिक कर सकता है तो वो जेन्युइनली वाइड बॉल में स्टार्ट कर सकता है बहुत आराम से. एंड eventually in the next 2-3 years sadly we will see Ashwin and Jadeja retiring from test format also. शायद वहाँ पे भी ओपनिंग खोले, कोई बड़ी बात नहीं है. सो वॉशिंगटन सुंदर को आई थिंक इसीलिए ये लोग ना हर सीरीज में लेके ग्रूम करना शुरू कर रहे हैं. गंभीर के पास ही लॉन्ग टर्म अप्रोच एक है, एंड आई थिंक रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर. बट द पेसर्स, सिराज एंड अर्शदीप सिंह की बात करते हैं. एंड आई थिंक मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन अभी यहाँ से निकला है वो ये है, Siraj is still the better bowler as compared to Arshdeep Singh in the ODI format. Longer format basically. Longer, हाँ मतलब टेस्ट में तो खेला ही नहीं है, बट मुझे लगता है अभी क्योंकि बुमराह वापस आएगा तो ही इज स्टार्टिंग. अगर सेकंड पेसर की बात हो, अजूमी की मोहम्मद शमी का हमें भी पता नहीं है. इफ आई हैव अ चॉइस बिटवीन अर्शदीप एंड सिराज, आई एम स्टिल पिकिंग सिराज राइट नाउ इन द ODI फॉर्मेट. ओके, T20 में तो आई थिंक अर्शदीप ने प्रूव कर दिया. जब अगर शमी क्लिक कर सकता है देन वील परहैप्स सी सिराज एंड अर्शदीप बोथ बीइंग बेंच्ड. शामी बुमराह स्टार्ट करेंगे बिकॉज नंबर 8 तक तो बैटिंग रखनी है, तो तीनों पेसर नहीं खेलेंगे. बट सिराज राइट नाउ आई थिंक, क्योंकि अर्शदीप सिंह के ना विकेट ज्यादा रहे हैं इसमें एंड रन भी बहुत लीक कर रहे हैं. इसी सेकंड ODI में उसने डेथ ओवर्स में कितनी फुल टॉसेस फेंकी हैं. तो ही लुक्ड लाइक अ पेल शैडो ऑफ हिमसेल्फ, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में यॉर्कर फेंक रहा था डेविड मिलर को. बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा था. ऑफ कोर्स हर बंदे का हर एक सीरीज अच्छी नहीं जाएगी, लॉ ऑफ एवरेजेस भी किकिंग करती है, राइट. बट आई थिंक राइट नाउ देयर स्टिल सम वे फॉर हिम टू कवर. एंड सिराज ऑलरेडी थोड़ा भी और मेच्योर है. आई थिंक शॉर्ट, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही और ODI हैं इसके बाद, तो हमें शॉर्ट टर्म ही लेके चलना पड़ेगा. तो सिराज इज अ बेटर फिक्स राइट नाउ. वुड यू एग्री विद दैट? मतलब इस सीरीज में तो डेफिनेटली बेटर था, एंड आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग आल्सो कि सिराज काफी अच्छा खेलेगा इस सीरीज में, गिवन श्रीलंका थी एंड ODIs में अच्छा खेलता ही वो. स्टिल ही डिड नॉट गेट दैट हाइप बिकॉज कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक नंबर्स उसने ऑलरेडी प्रोड्यूस करके दे दिए थे. सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 6-7 विकेट लेके देगा सिराज, बट रिगार्डलेस आई थिंक ठीक परफॉर्म करा उसने. इतना कुछ सपोर्टिंग स्पिनर्स आल्सो, राइट. हाँ, बट हाँ अर्शदीप का उतना फिट देखने को नहीं मिला जितना थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी अर्शदीप से, गिवन कितना अच्छा रन ऑफ फॉर्म चलता आ रहा था उसका. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब हर बार थोड़ी अच्छा कर पाएगा. हाँ, मतलब वही है कि मतलब यू हैव टू जज कि क्या ये इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस या फिर लॉन्गर फॉर्मेट में प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी. तो दैट अभी तो इतना मुझे लगता है कि डेटा है ही नहीं है कि आप जज करो उसको, बट ठीक है कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है. कमिंग टू लास्ट व्हिच इज द बैट्समैन, सबसे पहला पॉइंट होने वाला है भाई द कैप्टन, राइट. रोहित शर्मा hands down in the ODI format right now is on a different level as compared to any other batsman in the world. In the world भी आप आर्ग्यू कर सकते हो, but at least in our team जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा होता है भाई, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको रिलेटेबल फील करना है तो अपने इंस्टाग्राम फीड पे अभी जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते उसके पहले तक क्या था कि रोहित भाई वो शॉट नहीं खेलना था, 10 रन आ गए थे मैक्सवेल के ओवर में. वर्ल्ड कप फाइनल के जीतने के जो सपने हैं वो सब रोहित शर्मा से अटैच करके चल रहे थे. विराट कोहली ने 50 मारी थी, KL राहुल ने भी बहुत लंबी इनिंग्स खेली थी, श्रेयस अय्यर ने 500 रन मारे थे वर्ल्ड कप में, बट इट वाज ऑल अबाउट रोहित शर्मा. एंड वी ऑल रिमेंबर हाउ जब वो पहले 10 ओवर में बैटिंग कर रहा था तो पिच को चौड़ लग रही थी, एंड बाकी सब जब बैटिंग करते पिच को चौड़ लग रही थी. एग्जैक्टली तो वही हो रहा है इस सीरीज में. मैं भी ये कहना रहा था कि ये दोनों मैचेस देख के मेरे सबसे दिमाग में यही चीज आई थी कि वो बंदा जिस स्पीड से खेल रहा था, जितनी ईज से खेल रहा था भाई, T20 फॉर्मेट से रिटायर हुआ है बट इंटेंट वही है, देख के वही खेल रहा था. एंड जैसे ही वो जाता है इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है इन द पेस ऑफ द गेम. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीबॉडी हैज टू प्ले विद दैट इंटेंट, क्योंकि किसी एक ही बंदे का वो रोल होगा. एंड रोहित शर्मा इज प्लेइंग विद दैट इंटेंट वेरी, मतलब एकदम एक्यूरेटली खेल रहा है जैसे खेलना चाहिए.
बट वही है कि वो ड्रॉप इन द स्टैंडर्ड इज सो मच उसके बाद कि देख के लगता है कि वो पिच एग्जैक्ट एकदम ही चेंज हो गई है क्या, कोई खेल ही नहीं पा रहा एकदम वैसे। हाँ मतलब बाउंड्री ढूंढना मुश्किल हो जाता है भाई उसके बाद, उसके खेलने के बाद। उससे पहले वो लंबे लंबे छक्के मार रहा होता है, कितनी ईजिली खेल रहा होता है। मुझे पहले ओडीआई के बाद ही डिट्टो ये फीलिंग आई थी कि ये तो वही है वर्ल्ड कप फाइनल वाला है कि इतना अच्छा खेल रहा है, उसके बाद बाकी लोग एकदम से कोलैप्स करने लगे। सेकंड ओडीआई में तो और तेज खेल रहा था। हाँ और तेज खेला था। आई थिंक 150 की कुछ स्ट्राइक रेट से खेल रहा था मैक्सिमम ऑफ द इनिंग्स के। 150 की स्ट्राइक रेट तो T20 में होती है भाई। राइट। आई थिंक रोहित शर्मा राइट। एंड वन सेकंड भाई, अगर आदमी ऐसा खेल रहा है तो 2027 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकता? शुभमन गिल 25 का है अभी, वो 37 का है। बेटर अभी रोहित शर्मा खेल रहा है इस वक्त। तो अगर आदमी ऐसे खेल सकता है 2 साल और 3 साल और, तो खींचो भाई, कोई सीन ही नहीं है। प्लस ओडीआईज होंगी कितने, तो रोहित शर्मा को ज़्यादा ओडीआईज खेलने में नहीं, प्रिजर्व कर सकता है अपने आप को आराम से। टेस्ट पे फोकस करना है मेजरली। आई थिंक इट वॉज अ वाइज डिसीजन टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द T20s, बिकॉज अभी 40 T20s होने वाले नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक, अगले 2 साल में। बहुत वर्कलोड हो जाता। नाउ यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन गिविंग वन लास्ट पुश फॉर द ODI वर्ल्ड कप, वंस अगेन सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड फॉर्म। ये नहीं कि क्योंकि रोहित शर्मा पसंद है इसलिए खेल जाए, वो फैन सर्विसिंग नहीं करनी है। अगर टीम में जगह बनेगी तब, और अभी जैसा वो खेल रहा है, ही शुड बी द फर्स्ट नेम। डेफिनेटली। परहैप्स बुमराह एक साथ में बंदा और कोई भी नहीं आता, नॉट इन विराट कोहली इज राइट देयर। एंड सो प्रेजिंग रोहित शर्मा तो था जो था उससे था। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे बैटिंग में, शुभमन गिल एंड द मिडिल ऑर्डर, विच मीन्स विराट कोहली हो गया, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, जो हमारे मेन बैटर्स हैं बेसिकली, नॉट कमिंग टू द ऑलराउंडर्स। These guys, have they been bad in this series, या फिर कंडीशंस का थोड़ा सिचुएशन था, या थोड़े अनलकी थे? फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा मुझे। आई थिंक अनलकी तो आई वोंट से अनलकी थे, क्योंकि मतलब KL राहुल सेकेंड मैच में परहैप्स यू कैन से कि इतनी जल्दी आउट हो गया कि आप कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। बट मतलब बाकी सबको दे हैड टाइम टू एडजस्ट, उसके बाद दे गॉट आउट। विराट कोहली का तो ये सॉर्ट ऑफ नॉर्म बनता आ रहा है कि भाई वो स्पिनर्स पे इतना ज़्यादा फंस के खेलने लग जाता है कि लगता है कि हर दूसरी बॉल पे LBW होने का चांस है। बट इन जनरल मैं कहूँगा कि अनलकी तो आई वोंट से था, बट मुझे बस यही लगता है कि परहैप्स फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। एंड इसलिए मैं गंभीर के भी क्रिटिसिज्म जो होगा उसको मैं मतलब स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को आप मे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट इन जनरल अगर आपके इस लेवल के प्लेयर्स हैं जो कि ऑल टाइमर वर्ल्ड कप डिलीवर करके आ रहे हैं, KL राहुल का इतना अच्छा वर्ल्ड कप था, श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पे ऑलराउंडर ऑल टाइमर डिलीवर करा, विराट कोहली का ऑल टाइमर था, रोहित शर्मा का यूकैन से ऑल टाइमर था। अगर उसके बाद वो प्लेयर्स इतनी जल्दी आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक कोच जो होता है वो सिर्फ ये बता सकता है कि आपको इस मोमेंट पे जाके खेलना है, खेलना तो फिर प्लेयर का ही काम है। इसलिए मैं गंभीर को भी एकदम ही ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये मैच विनर्स है सारे। एंड अगर वो सारी इतना गंदा कोलैप्स हो जा रहा है आपकी टीम का, पहले में कुछ 74-0 थे, सेकंड में 95 समथिंग 4-0 थे, उसके 200 पे आपको पूरा टीम कोलैप्स कर गई, 100 रन नहीं बन पाए टीम से। तो मुझे बस यही लगता है कि मे बी दिस वॉज जस्ट वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे दोनों जितने बैट्समैन वो सारे आउट ऑफ फॉर्म थे कि इतनी जल्दी आउट हो गए। एंड जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे लाइक अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर या शिवम दुबे, इन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करने आना पड़ा मैच को, डैमेज कंट्रोल के लिए। आई वोंट से अनलकी थे, बट हाँ भाई क्लियरली फॉर्म दे आर नॉट अनलकी से मेरा मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा कि होता ना कि बॉल ही ऐसी थी कि आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। ओके, इट वाज जस्ट टू गुड इन माय ओपिनियन पर्सनली। विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर इन द फर्स्ट ODI बहुत ही अच्छी बॉल थी दोनों को, तो मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहता नहीं। एंड शुभमन गिल इन द सेकंड गेम जब वो कैच स्लिप पे जो पकड़ा है, वो ही बहुत तगड़ा कैच था भाई। तो मुझे लगता है कि ये 3 डिसमिसल्स को आप इतना नहीं बोल सकते, बट शुभमन गिल इन द फर्स्ट ODI जिस तरीके से विकेट फेंक के आया आफ्टर अ वेरी अगली इनिंग सॉर्ट ऑफ। इनफैक्ट कोई भी बैट्समैन की आप इनिंग्स लोगे तो रोहित शर्मा के सामने अगली लगेगी। लाइक गिल इज काइंड ऑफ लकी इन द सेंस कि उसको रोहित शर्मा के साथ खेलने को मिल रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, बट ऑल्सो वेरी अनलकी इन दैट सेंस कि वो कुछ भी करेगा इट विल लुक वेरी अगली इन फ्रंट ऑफ रोहित शर्मा इफ द विकेट इज नॉट गुड। राइट। सो हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक मैच में परहैप्स इन तीनों बैट्समैन का थोड़ा सा अनलकी सिचुएशन थी, या फिर एक द बॉल वॉज टू गुड और द कैच वॉज टू गुड, बट इन द अदर गेम जो दूसरी इनिंग्स है उसमें दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ देयर विकेट। श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके से आउट हुए, गूगली को हाथ से रीड ना कर पाए एंड गलत लाइन पे खेल रहे थे। एंड वही यार उस लेवल पे आके इसका एक्सक्यूज़ नहीं है,
फ्रॉम मतलब विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। तो वो गुगली का हाथ से रीड नहीं हो रही, तो फिर एक लोअर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन अगर ऐसे आउट होता तो आप कह सकते हो कि भाई डिस्गाइज कर दी बॉल को, हाथ से मैंने देखा ही नहीं कि जब रिस्ट मुझे वो दिख रही होती है तो मतलब गुगली आनी होती है। वो टेक्निकलिटीज अगर नहीं समझ में आती किसी को तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट विराट कोहली ऐसे स्टेचर के बंदे को तो एक्सपेक्टेड होता ही है। तो मतलब नॉट सेइंग कि हमें कुछ ऐसा बोलना चाहिए, बट ये मैनेजमेंट ऐसी सोच रही होगी। मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एंड केएल राहुल के पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, दोनों मैचेस में लाइक रेकलेसली विकेट थ्रो कर है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि विकेट टफ तो है ही, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन में भी इशू तो रहा ही है। एंड होपफुली ये जो इशू है, अब आप 2 मैचेस में यूज टू हो चुके हो, थर्ड मैच भी सेम ग्राउंड पे होने वाला है, परहैप्स वी विल सी अ डिफरेंस इन द आउटपुट। एक क्वेश्चन ये भी रहता है भाई, आप दोनों मैचेस में टॉस हार के चेस कर रहे हो, द विकेट इज सपोज टू बी बेटर व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट। तो क्या पता अगर ये पहले बैटिंग कर रहे होते तो शायद सिचुएशन थोड़ी अलग भी होती। ओके, होपफुली हमें पहले बैटिंग करने को मिलेगी, तब हमें थोड़ा सा और डेटा मिलेगा कि क्या पहले बैटिंग करके भी ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिर्फ चेस करते वक्त जब बॉल थोड़ी ज़्यादा फंस रही है तब ये इशू आ रहा है। रिगार्डलेस अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे एंड पाकिस्तान में नहीं होगा, हमें पता ही है। वो हो गया पता है क्या, उनने अलग से आईसीसी ने अलॉट कर दिया 65 मिलियन समथिंग किसके कि लिए? अगर आपको किसी और बाहर पे अरेंज करना पड़े मैचेस तो उसके लिए पैसा है। हो गया। हाँ। तो कहाँ कुछ एक्सपेक्टेड है? ये नहीं पता कहाँ पे, मोस्ट ऑफली यूएई शायद हो सकता या है, फिर श्रीलंका में हो सकता है, हो सकता है श्रीलंका में, बट वो पैसा अलॉट ऑलरेडी कर दिया गया। तो अगर श्रीलंका में होगा तो हमें इसके लिए यूज टू होना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बस। अभी प्रैक्टिस के लिए 3 ओडीआईज हैं, कर लो, बट जब तब बात आएगी तब एक्सक्यूज नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज की इन द मिडस्ट ऑफ द फेलियर्स ऑफ दीज गाइज कुछ नए बैट्समैन उभर के आए, वो थे हमारे ऑलराउंडर्स। पहले मैच में शिवम दुबे जिस तरीके से उसने बैटिंग करी, सेकेंड मैच में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर ने भी थोड़े कैमियो दिए हमें। आई थिंक इन लोगों की बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस एक बहुत ही अच्छा साइन है कि वो जो 3 ऑलराउंडर के स्पॉट होने वाले हैं, उसमें से एक हार्दिक पांड्या का तो हो ही चुका है सिलेक्शन, 2 जो और होंगे उसके लिए काफ़ी कंपटीशन है ऐसे बंदों का जो कि बॉलिंग तो कर ही सकते हैं लेकिन बैटिंग में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट, उसके लिए तुम क्या करोगे? मतलब ऑलराउंडर्स का होना वी ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड इवन से कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऑलराउंडर्स आप भर सकते हो टीम में, मतलब कंसिडरिंग की कॉम्बिनेशन भी सही बैठे, उतना ज़्यादा अच्छा है भाई। जितने लोग बॉलिंग कर सकते हैं, जितने लोग बैटिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा है। इस मैच में भी हमने रोहित शर्मा को देखा ही था बॉलिंग करते हुए, पहले मैं गिल को देखा था। सो मतलब जितने भी लोग ऑलराउंडर्स की हमें पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में एकदम से इतनी कमी लग रही थी, T20 वर्ल्ड कप में भी काइंड ऑफ थिंकिंग कि भाई ऑलराउंडर ज़्यादा होने चाहिए। एंड नाउ सडनली अगर थोड़े लोग ऐसे 3-4 लोग हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड साइड टू सी। एंड वी न्यू कि गौतम गंभीर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा ऑलराउंडर्स पे, एंड वो चीज़ होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग से ही। सो दैट इज ग्रेट। एंड सो लेट्स होप कि थर्ड ओडीआई में हमें बेटर रिजल्ट मिले। एंड नाउ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थर्ड ओडीआई कि वहाँ पे प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, एंड उसका सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट यही होने वाला है कि ऑलराउंडर्स को कैसे फिट इन करा जाए। देखो मैं एक टीम बताता हूँ, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग लेके चलते हैं टीम को बनाने का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अभी एक तो ये थॉट प्रोसेस होगा कि सीरीज़ अभी लाइन पे लगी हुई है तो सेम प्लेइंग 11 खिलाओ क्योंकि सीरीज़ हार नहीं सकते। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हार भी गए तो क्या हो जाएगा। गेट कंफर्टेबल विद द थॉट ऑफ लूजिंग बायलैटरल्स एट द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। तो लेट्स नॉट गेट टू अटैच्ड टू विनिंग बायलैटरल्स इन श्रीलंका या फिर विद एनी अदर टीम। हार के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कप होने वाला है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली, जो भी है। And so keeping that in mind, I think this is the right time to have to give chances to other guys also, because जब इंग्लैंड वाली सीरीज आएगी, जब उसमें 3 ओडीआईज होंगे, तब एक्सपेरिमेंटेशन का चांस होगा नहीं ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो 4 लोग बेंच पे हैं उनको खिला के देख सकते हैं इस मैच में, ठीक है। हार गए सीरीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सो मुझे लगता है रोहित शर्मा बीइंग द कैप्टन वो तो रहेगा ही रहेगा। गिल एंड विराट कोहली ने इतना कुछ अच्छे फॉर्म दिखाए नहीं कि उनको हटा दिया जाए, रेस्ट करा दिया जाए, तो उनको भी खेलना ही पड़ेगा बिकॉज दे नीड मोर गेम टाइम टू गेट यूज्ड टू दिस फॉर्मेट वंस अगेन। नंबर 4 पे अब वंस अगेन आई थिंक श्रेयस अय्यर को फिर से खेलना चाहिए बिकॉज अभी भी भाई उसने कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया नहीं है। सो इन सबको गेम टाइम दो, इनको अच्छा रिदम में आने दो, इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप आता है। बिकॉज शिवम दुबे ने जितना करना था चलो ठीक है, हमें देखने को मिल गया। वैसे भी जब हार्दिक पांड्या आ जाएगा पोटेंशियली में शिवम दुबे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अक्षर पटेल ने जो करना था भाई बहुत अच्छा कर दिया, हमें जितना देखना था देखने को मिल चुका है। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा करा है। अब ये कह सकते हो कि हाँ, लेकिन क्या हमें उससे और देखना चाहिए बिकॉज अभी नया है, दोबारा सिस्टम में बहुत टाइम बाद आया है।
तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो कि यार आपको जितने चांसेस देने थे दे दिए, आपने प्रूव कर दिया, टेंशन ना लो, लेट द अदर गाइज ऑल्सो प्ले। तो ये 2-3 प्लेयर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो। मेरा क्या कहना है, टॉप 4 तो इंटैक्ट रहेंगे। उसके बाद जब केएल राहुल आएगा, अब केएल राहुल ने भी को भी और चांस मिलना चाहिए, रिदम में आया नहीं है अभी, जस्ट लाइक श्रेयस एंड गिल एंड विराट कोहली। बट फिर आप पंत को किस पे खिलाओगे? पोटेंशियली शिवम दुबे, अगर उसको तो फिर बॉलर्स कम हो जाएंगे, एक बॉलर कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली में कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि सीरीज हार गए तो क्या हो जाएगा, आई थिंक रोहित शर्मा ऐसे नहीं सोच रहा, एंड ही वांट्स कि एटलीस्ट ड्रॉ तो हम हारेंगे नहीं ये सीरीज कुछ ना कुछ करके। तो हो सकता है कि वो थोड़े सेफ ऑप्शंस के साथ जाए। वोंट इवन बी सरप्राइज अगर मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट सेम लाइनअप पे खिला दिया उसने, क्योंकि जीतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे। सो ऋषभ पंत वाला जो स्पॉट बनता है कायदे से तो विकेट कीपर फॉर विकेट कीपर होना चाहिए। बट आई स्टिल थिंक कि अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक पर ट्रस्ट करना, आई वुड स्टिल से कि आई ट्रस्ट केएल राहुल मोर इन दिस फॉर्मेट। एंड सो मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलना चाहिए। अगर ऋषभ पंत को खिलाना है तो पोटेंशियली किसी ऑलराउंडर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि शायद रोहित शर्मा ना करे, तो शायद ऋषभ पंत हमें देखने को ना मिले। तो अभी डिस्कस करते हैं ऋषभ पंत कहाँ खेल सकता है एंड क्यों मोस्टली केएल के जगह पे ही खेलेगा। बिकॉज चलो मान लो अभी केएल राहुल को खिला रहे नंबर 5 पे, अब नंबर 6 पे इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ रियान पराग को। लेट्स गिव हिम आल्सो अ चांस। ठीक है, रियान पराग, राइट भाई, क्योंकि अब हमारा भी पर्सपेक्टिव ये टीम बनाने का कि सारे जो बेंच पे लोगों को चांस देना है किसी तरीके से। उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक रियान पराग को नंबर 6 पे आप ला सकते हो इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे, बिकॉज बॉलिंग भी कर सकता है वो। फिर आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको और अभी देखने का जरूरी है। नंबर 8 पे अब अक्षर पटेल की जगह हर्षित राणा को लेके मुझे लगा ही था, एंड गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एट नंबर। हाँ, कि बैटिंग भी आपको बैटिंग करनी पड़ेगी भाई। स्टार्टिंग से ग्रूमिंग ही ऐसी करो। आई एम श्योर गौतम गंभीर ने उसको केकेआर में भी देखा है, वो ग्रूमिंग वैसे ही करेगा। तो आई थिंक वहां पे हर्षित राणा को लेके आओ। ऑन पेपर शायद अभी आपको लग रहा होगा कि बैटिंग नंबर 8 से फिर गिर गई, कम होके 7 पे आ गई, बट वही उसको ग्रूम उस तरीके से करा जाएगा। हार गया कोई फर्क नहीं पड़ता वंस अगेन। फिर कुलदीप यादव एंड सिराज को तो खेलना ही चाहिए। आई थिंक अगर खलील अहमद को खिलाना तो अर्शदीप की जगह भी आ सकता है वो। एंड सो यू विल सी रियान, हर्षित एंड खलील तीनों फिट इन हो गए। लास्ट सब जो था जो कि बेंच पे था ऋषभ पंत, वो कैसे फिट इन होगा अब डिस्कस करते हैं। अगर केएल राहुल और पंत दोनों को खेलना है टीम में, कि यू डोंट वांट टू सैक्रिफाइस केएल राहुल राइट नाउ, तो फिर रियान पराग को बेंच होना पड़ेगा जो नंबर 6 पे आ रहा है, अनलेस आप ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर की जगह पे ले आओ और फिर आप कह दो कि ऋषभ पंत नंबर 4 पे खेल रहा है, बिकॉज वैसे भी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं लेफ्टी को ऊपर लाने का। तो राइट नाउ मेरे हिसाब से तो लॉजिक यही बनता है कि जब ऋषभ पंत खेलेगा ही टीम में, तब जब केएल राहुल नहीं होगा, तो श्रेयस अय्यर को बेंच करने का पॉइंट ही क्या है? आप सोच रहे होगे कि भाई श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत तीनों को साथ में खिला दो, फिर प्रॉब्लम क्या होगी? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स रह गए, सबको 10 ओवर डालने हर्षित, सिराज, खलील 3 पेसर हैं, सुंदर एंड कुलदीप। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 5 बॉलर्स होते हैं, कहो सबसे 10 ओवर डालने हैं भाई। जब मेन हमारा टेम्पलेट होगा उसमें 6 बॉलर्स होंगे ही होंगे, बट अभी एक्सपेरिमेंटेशनल सीरीज है तो तुम 10 ओवर डालो। बट आइडियली वाई डू यू वांट टू टिंकर विद द टेम्पलेट? सो मुझे लगता है कि पंत को और खेलना है तो आइडियली एट द कॉस्ट ऑफ केएल राहुल ही खेलना पड़ेगा। अगर आपने अभी से सोच रखा है कि केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना ही खिलाना है, तो फिर उसको सारे मैचेस खिलाओ, फिर पंत को बेंच पे रहने दो। बट अगर आप यू वांट टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ऋषभ पंत, तो फिर अभी ही चांस है। वो आखिरी 3 ओडीआईज में करने का चांस है नहीं इतना। प्लस चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी भी तो ऐसे कंडीशंस में ही आप खेलोगे, तो बेटर है कि अभी आप कर लो, इससे बेटर कंडीशंस मिलेंगी नहीं। लास्टली मुझे लगता है रियान पराग के लिए एक पॉइंट मैं जरूर बोलूँगा यहाँ पे कि आई थिंक रियान पराग को आप अभी चाहे ना भी खिलाओ। अब रियलिस्टिकली बात करते हैं, शायद ना भी खेले वो, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है भी नहीं है सच। मिडल ऑर्डर वैसे ही स्टैक्ड है। बट मुझे ऐसा लगता है रियान पराग आई थिंक अभी 22-23 साल का ही है, ही कुड बी अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर श्रेयस अय्यर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, उसका प्रेफर्ड नंबर 4 है। हाँ, श्रेयस अय्यर भी वहीं पे खेलता है। श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा लगता है देख के ना कि जब वो खेल रहा होता है तब तो लगता है बहुत ही तगड़ा खेल रहा है, और वो एकदम से फिर डाउनफॉल आ जाता है, पता नहीं चलता। तो वो अश्योरेंस नहीं रहती कभी दिमाग में कंसिस्टेंसी को लेके। इवेंचुअली हर एक प्लेयर रिटायर होता है, श्रेयस अय्यर भी होगा। आई थिंक ही इज ऑलरेडी पुशिंग 29-30, ओके 29 के आसपास तो है ही। तो इफ मतलब आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक तो खेल ही सकता है आराम से। उसके बाद देयर माइट बी अ चांस जहाँ पे रियान पराग को कंसिडर कराया जाए। भाई जब युवराज सिंह जैसा बंदा लेट 30s में वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया तो श्रेयस अय्यर क्या चीज़ है। एंड रियान पराग कैन बॉल ऑल्सो,
तो वो शेयर्स एयर नहीं करता। आई थिंक रियान पराग को आप उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो एज द नेक्स्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन ओडीआईज। प्लस अगर वो बॉलिंग भी करता है तो एक बहुत बड़ा मैसिव अपग्रेड है, क्योंकि फिर आपको एक ऑलरेडी एक ऑलराउंडर मिल रहा है, राइट, और वो भी ऑफ स्पिन डालता है राइट आर्म, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक उसको उस तरीके से आप ग्रूम कर सकते हो श्रेयस अय्यर की गाइडेंस के अंडर। वो भी थोड़ा अग्रेसिव खेलना प्रेफर करता है लाइक श्रेयस अय्यर, बहुत ही अच्छा एक रिप्लेसमेंट बन सकता है। बट राइट नाउ शॉर्ट टर्म के लिए तो श्रेयस अय्यर ही होने वाला है, विच इज वाई अगर रियान पराग को अभी चांस नहीं भी मिलता, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। T20 में तो मिल ही रहा है, बट आई थिंक उसको लिया शायद इस पर्सपेक्टिव की तरफ मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना जरूरी है कि नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ से ग्रूम कर सकते हो। ओके, वैसे भी विराट कोहली भी अब कितना ही खेलेगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैक्स टू मैक्स, तो फिर एक वो चेंज आएगा मिडिल ऑर्डर में पूरा। तो आई थिंक उसमें नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा उसमें रियान पराग कुड बी दैट गाय। ओके, एनी लाइक लास्ट थॉट्स ऑन द थर्ड ओडीआई, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डू यू थिंक कि टीम में चेंजेस होंगे अल्टीमेटली, क्या लग रहा है? आई थिंक हो सकते हैं चेंजेस, मैक्स टू मैक्स आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग एक ही चेंज होगा, विच इज एंड नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉपर कि मैं एक ही चीज देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक रोहित शर्मा वॉन्ट्स टू चेंज मच थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि सीरीज लाइन पे है। अगर ये 2 मैचेस जीत चुके होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज करने को मिलता ही मिलता, बट मेरे हिसाब से तो कायदे से चेंज होगा ही नहीं, बट होगा तो मैक्स टू मैक्स एक चेंज हो सकता है। एंड अगर नाम लेना ही तो आई थिंक वो हर्षित राणा वाली चीज़ हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज गंभीर को भी थोड़ा शायद मन हो कि हर्षित राणा को खिलाने का। मुझे लगता है कि हर्षित राणा और रियान पराग को तो बाद में ही लाएंगे। ओके, पहले अगर लाना है तो पंत और खलील अहमद को शायद, मतलब लुक्स मोर लाइकली, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते गंभीर का। बट लेट्स होप दैट यू विन दिस गेम एंड ड्रॉ कर दे सीरीज को, फिर उसके बाद बातें करेंगे। बट नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल। एंड फुटबॉल में मतलब नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, मैक्स टू मैक्स हर टीम के 2-3 प्री सीजन गेम्स बचे, इसके बाद स्टार्ट हो ही जाएगा। रियल मैड्रिड का तो आई थिंक एक ही और बचा, इसके बाद वो सुपर कप ही है डायरेक्ट फाइनल। अच्छा, एंड चेल्सी से अगला मैच उसका। बट ये जो मैच था एल क्लासिको का, हमेशा लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नेवर जस्ट अ फ्रेंडली, एंड हाउएवर आई थिंक ओवर टाइम थोड़ी वो चीज़ चेंज हो गई है, एंड बोथ टीम्स काइंड ऑफ परसीव इट इन अ डिफरेंट वे। ऑल्दो हमने लास्ट सीजन ये चीज़ देखी थी कि रूडिगर और अराहो की फाइट हुई थी, वो ये ना हर साल का हो गया कि वो प्री सीजन में बारसा तोड़ती है रियल मैड्रिड को। यूएस में कुछ ऐसा है कि शायद पिछले 4 साल से ये लोग तोड़ रहे हैं रियल मैड्रिड को, 4 बार तोड़ चुके हैं। उसके बाद फिर जब ला लीगा शुरू होता तब मैड्रिड तोड़ती है। हाँ राइट, तो आई थिंक वही पॉइंट है अल्टीमेटली, एंड ये चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की या नहीं है। बट इस मैच से इन टोटल वी हैव डराइव्ड अराउंड 10 लेसन्स, 5 फॉर रियल मैड्रिड एंड 5 फॉर बार्सिलोना, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अभी हमने रियल मैड्रिड की तो एक वीडियो निकाली थी जिसमें अभी AC मिलान के अगेंस्ट जो मैच था उस समय क्या एग्जैक्टली लेसन्स देखने को मिले अबाउट प्लेयर्स एंड देयर पोटेंशियल पोजीशंस इन द कमिंग सीजन। बारसा का और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हांसी फ्लिक के अंडर हमने मैच देखने को मिला, उनके ही राइवल के अगेंस्ट देखने को मिला जिनके अगेंस्ट वो टाइटल के कॉम्पीट करने वाले हैं, एंड वही एक क्रेडिबल ओपोनेंट देखने को मिलता है, तब आपकी चीज़ें एक्चुअली टेस्ट होती हैं। जबकि आपके पास पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है नहीं उसके बाद भी। इफ यू जो इनिशियल हम लोग जो साइंस कवर करने वाले हैं, वही अल्टीमेटली हमारा एम वही कि हमें उस क्वेश्चन को आंसर करना है कि क्या बार्सिलोना तोड़ सकती है इस बार मैड्रिड को ला लीगा में, डोमिनेट कर सकती है। तो इन लेसन से हमें थोड़ा सा एक हिंट मिलेगा कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन सही है पूछना, या फिर मैड्रिड एज ऑलवेज विल डोमिनेट बार्सा जस्ट लाइक दे हैव बीन इन द रिसेंट ईयर्स। बट आई थिंक सबसे पहले हमने बार्सा की बात करनी चाहिए, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सिस्टम दैट दे आर प्लेइंग। मतलब इस एज एक्सपेक्टेड हांसी फ्लिक को खिलाना 4-2-3-1 ही था, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी हुई है। इस मैच में भी मतलब देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी उनके जो मेन प्लेयर्स थे लाइक गुंडोगान, रफीनी, ये सब ऑलरेडी बेंच पे थे क्योंकि उन्हें धीरे धीरे इंटीग्रेट करना है टीम के अंदर। बट गाइज लाइक लेवेंडोव्स्की वो पूरा प्री सीजन खेलता हुआ आ रहा है। बट आई थिंक इस मैच में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो कि इनके A टीम के प्लेयर्स हैं वो शायद खेलेंगे क्योंकि भाई एल क्लासिको है, बट वो उन्होंने नहीं खेला एंड स्टिल दे काइंड ऑफ मैनेज्ड टू विन द गेम। मैं यही बोलूँगा कि इनका जो सिस्टम है इसमें मतलब मेरे को देख के मैच को देख के ये चीज़ पता चल गई थी क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है चावी के ये फिलोसफी से, इतना फर्क है, इतना डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बताऊँगा, मेरी जो नोटिस में आई थी कि ये जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज नॉट जस्ट अबाउट पोजेशन, बट इट इज नॉट हेविली रिलायंट ऑन पोजेशन, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी द केस द हांसी बॉल। मतलब अगर दूसरी टीम पोजेशन रख रही है, क्योंकि रियल मैड्रिड का भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बट
इनिशियली रियल मैड्रिड ने बिफोर विनीशियस केम ऑन द पिच उनका गेम एकदम डिफरेंट था और विनीशियस के बाद एकदम डिफरेंट हो गया गेम. इससे पहले तक दे आर काइंड ऑफ होल्डिंग द बॉल, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है रियल मैड्रिड होल्ड करे बॉल को, बट अगर बार्सा अगेंस्ट ऐसी टीम आती है जो कि बॉल होल्ड करेगी, दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. उनका पॉइंट बस ये था, एंड जो चीज़ चावी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, हम लोग जो हॉरिजॉन्टल पासिंग देखते थे, जो स्लो बिल्डअप देखते थे, हम लोग कितनी बार लास्ट सीजन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बार्सा का बिल्डअप बहुत स्लो हो जाता है एट टाइम्स, वो चीज़ एकदम डिफरेंट है. एंड ये मैं डिट्टो वही लाइन बोलूँगा जो कि आई थिंक उस टाइम पे मैं नहीं था, बट यू आर कवरिंग दैट, एंड उसमें ये चीज़ तुमने बोली थी कि हांसी फ्लिक में जो भी हांसी बॉल कहते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास जैसी बॉल आएगी ना, आपको तुरंत कुछ ना कुछ चांस क्रिएट करने पे फोकस रहेगा. जैसे आपके पास बॉल आ रही है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ पासेस में या फिर लीस्ट बेसिकली एफर्ट पे आपको क्विकेस्ट टाइम में ऑपोजिशन के बॉक्स तक पहुंचना है. राइट. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हांसी फ्लिक के टीम्स के अंडर हम लोग लॉन्ग बॉल्स का बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं, ऑफ द बॉल रनिंग का बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं. राइट. एंड काइंड ऑफ वही टॉकिंग अबाउट ऑफ द बॉल रनिंग, जिस तरीके की रिलेंटलेस पेसिंग थी बार्सा की. इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद हांसी फ्लिक से पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस विन, तो उसने कहा था कि वेल फॉर वन थिंग वी डिड नॉट प्रेस फॉर द होल 90 मिनट्स. सो वो चीज़ प्रॉब्लम लगी उसे, दैट इज नॉट गुड. उसने कुछ ऐसे करके ये चीज़ बोली. अभी वो ट्रेनिंग में भी काफ़ी वेट ट्रेनिंग काफ़ी करवा रहा है उन लोगों को. आई थिंक पॉइंट वही है कि हांसी फ्लिक के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर प्लेयर को 90 मिनट्स दौड़ता हुआ दिखना चाहिए, चाहे वो लेवेंडोस्की हो चाहे वो कोई और प्लेयर हो. लेवेंडोस्की मतलब इस मैच में आई थिंक उसका रोल थोड़ा शिफ्ट हुआ है. हमने चावी के अंडर भी ये चीज़ देखी थी, बट अब और ज़्यादा अच्छी हो गई है. एंड सो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट लेवेंडोस्की, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल नहीं आया, एंड आई थिंक सिटी के अगेंस्ट भी उसका गोल नहीं आया था. प्री सीजन में ही हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल. इसके अगेंस्ट जो दूसरा प्लेयर है जो कि उनका राइट विंगर है, पाउ विक्टर, जिसने इस मैच में 2 गोल मार दिए हैं. सिटी के अगेंस्ट 1 गोल मार था. 3 गोल्स इन 2 गेम्स. हर साल एक प्री सीजन में लामासिया का नया बंदा, ये लामासिया का नहीं है. अच्छा, वही पॉइंट है. ये जेरोना से खरीदा इन्होंने 3 मिलियन के लिए, तो ही इज नॉट एग्जैक्टली. हाँ वही, सबको देख के वही लगता है कि लामासिया का प्लेयर है. और 22 साल का कंफ्यूजन लोगों को पेड्री के साथ होता है. पेड्री के साथ था, राइट. सब लोग सोचते थे कि पेड्री लामासिया का, एंड ही इज 22 ऑलरेडी, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत यंग प्लेयर है. बट 22 पे कह रहे यंग नहीं है, मतलब वही लामासिया तो हम वही कहते हैं ना कि 16-17 साल के बच्चे आ गए. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लेवेंडोस्की, कितना डीप वो ड्रॉप कर रहा है इस बार, एंड कितना ज़्यादा वो इन्वॉल्व है इस बार गेम के अंदर. वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा. मतलब एट टाइम्स ऐसा भी देखने को मिला था कि अपने हाफ में वो लोग आउटसाइड ले रहे हैं और वो वहां तक आ गया कई बार बॉल. बट व्हाई वुड लेवेंडोस्की बी ड्रॉपिंग डीप? I think this is not something that we saw in Bayern Munich में चीज़ नहीं थी, बट आई थिंक उसका जो रोल है वो लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर. नाउ इफ इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, ये चीज़ हमें सीजन स्टार्ट होते ही पता चल जाएगी. अगर गोल्स आ रहे हैं उसके बाद भी, देन इट्स फाइन. मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर एक स्ट्राइकर गोल मार रहा है एंड देन ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द गेम एज वेल, दैट्स फाइन. बट अगर वो गोल नहीं मार रहा एंड ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द गेम, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो प्राइमरी जॉब है, यू आर सपोज टू बी द गाय जो कि 30 गोल ला के देखा हमें सीजन के अंदर. अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही, वो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो प्रॉब्लम है. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस टाइम पे इतने सारे यंग प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मे बी ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर एवरीवन. हो सकता है इस वजह से ड्रॉप इन कर रहा हूँ. एंड इसलिए एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही पॉइंट रहेगा कि दिस इज अ प्री सीजन मैच. आप कुछ चीज़ें से डिराइव कर सकते हो, एंड ये पॉइंट ही है इस पूरे डिस्कशन का कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन क्या क्या हमें हिंट्स मिले. जरूरी नहीं कि ऐसे ही चीज़ें वर्क करेंगी. जब जब क्वालिटी ऑपोजिशन मिलेगा, जैसे जैसे टीम एग्जॉस्ट होगी, चीज़ें डिफरेंट होंगी. दिस इज फर्स्ट सीजन आफ्टर ऑल, बट वही एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे हैं. एंड लेवेंडोस्की का ये चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा. ऑल्दो इस मैच में भी उसने एक टैप इन मिस कर दिया था, जो कि अल्टीमेटली पाउ विक्टर ने गोल मार दिया, वरना फिर उसकी काफ़ी बेइज्जती होती लेवेंडोस्की की. पर इट्स इनिशियली काफ़ी अच्छे साइंस हैं. लेवेंडोस्की ने ये चीज़ खुद बोली है किसी इंटरव्यू में कि लास्ट सीजन वो जैसा फील कर रहा था मेंटली और फिजिकली, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा है. हाँ, तो क्या आती पंप हो गया, राइट. तो वो चीज़ देख के अच्छा लग रहा है. एंड लेवेंडोस्की मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है अच्छा खेला आगे जाके. सेकेंड प्लेयर दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द स्टार पाउ विक्टर. जिस लेवल का उसका मैच गया है, राइट विंग तो मतलब उसने लेजिट तोड़ रखा था. फ्रैन गार्सिया ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन वाज जेन्युइनली गेटिंग कुक्ड. अच्छा, बहुत ही गंदा गेम गया है फ्रैन गार्सिया का ओवरऑल, एंड इट इज मैसिव क्रेडिट टू पाउ विक्टर. क्योंकि एक चीज होती है कि आप विंग्स पे हो,
एंड एट द सेम टाइम आपके पास वो इंस्टेंट्स है कि आपको कब अच्छा रन निकालना है। गोल उससे दो मारे, दो ऐसे ही गोल नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स एक क्रेजी फिनिश कर दी जो कि आप विंगर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो रन्स आई हैं उसकी, एक अच्छी पोजीशन में था वो स्कोर करने के लिए। तो वो चीज़ हमें पाउ विक्टर से देखने को मिली है। एंड मेरा इनिशियली पॉइंट बस यही था कि ये तो अभी प्री सीजन में देखने को मिला है, क्या करेंगे आगे जाके, हो सकता है ना देखने को मिले। बट मुझे बस ये लगता है कि ही इज़ ऑलरेडी 22 एंड हांसी फ्लिक ने शायद ये चीज़ ऑलरेडी बोल दे कि ही विल बी ट्रेनिंग विद द ए टीम। अच्छा, तो हो सकता है कि कुछ मैचेस में हमें देखने को मिले। ऑल द पॉइंट वही है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टर इज गोइंग टू बी लमीन यमाल एंड उससे रफीनिया आएगा। इस मैच में भी रफीनिया बाद में आया था, ऑल्दो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम बट आया था ज़रूर। तो पैकिंग ऑर्डर में वो प्रॉब्ली थर्ड पोजीशन पे होगा एंड बहुत डिफिकल्ट है उसके मैचेस देखना। बट दिस इज जस्ट अ थॉट एंड हो सकता है कि हमें इस सीजन में कुछ देखने को मिले पाउ विक्टर की तरफ से। बट रिगार्डलेस भाई, अगर आपको एक 22 साल का बंदा अभी आपने जिरोना से लिया था 3 महीने के लिए, अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, इट इज ऑलवेज अ गुड। क्या डील है इसकी? परमानेंट है फिर लोन पे? आई थिंक परमानेंट है एंड कर चुके लोग परमानेंट। एंड अभी तक वो शायद लामासिया के साथ ही खेल रहा था, उनकी जो कि बी टीम होती है जो भी। एंड नाउ हांसी फ्लिक ने बोला है कि अब वो ए टीम में ट्रेन करेगा। आई डोंट नो अब आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या हांसी फ्लिक इस चीज़ पे मुखर जाएगा। बट एज ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर। हाँ, और वही है ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लमीन यमाल भी कुछ भी कह लो, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट हो गई। एंड ये रफीनिया का भी नो कि तो ऑन एंड ऑफ चलता है। सो मे बी इवन कैन कम ऑफ द बेंच भाई, एक फ्रेश चीज लाने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी गुड प्रोस्पेक्ट जिस पे आगे हम लोग देख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है बाल्डे के बारे में। एंड आई थिंक बाल्डे का रोल काफ़ी डिफरेंट हुआ है। चावी के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि बाल्डे को एट टाइम्स इतना ज़्यादा आगे पुश कर दे रहे थे कि हम लोग पीछे कितना सैक्रिफाइस हो जाता उसके चक्कर में, वो देखने को मिल रहा था। लेफ्ट विंगर की तरह भी खेला हुआ है। एंड आई थिंक बाल्डे की वही ना क्वालिटी हमने स्पेन के साथ जो इनिशियल मैचेस थे उसमें भी देखी थी कि वो बॉल कैरी बहुत अच्छी करता है। एंड इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वो अप एंड डाउन करेगा लगातार, जो कि वही मतलब हांसी बॉल में एवरी प्लेयर हैज टू पुट इन दैट वर्क। तो वो अप एंड डाउन कर रहा है। एंड इस मैच में स्पेसिफिकली मुझे देख के लगा ये कि उसका अलग से इम्पैक्ट था बाल्डे का। मतलब जो इनिशियली जब वो आया था बाल्डे तो बहुत हाइप बन गई थी उसकी, बिकॉज कितनी क्वालिटी लेके आ रहा था वो। जॉर्डी एल्बा इस टाइम पे अच्छा नहीं चल रहा था ना। हाँ, तो वो आके काफी अच्छा खेल रहा था। एंड फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो मतलब एक तरीके से मीम मटीरियल बनने लग गया था एंड में आते आते। राइट नाउ एक रिजुविनेटेड बाल्डे लग रहा है। हो सकता है इसलिए क्योंकि बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं है एंड नया सीजन है अभी एक वो रिन्यूड मोटिवेशन होता है, उसके साथ आप खेल रहे हो, नया मैनेजर है। बट आई थिंक बाल्डे का रोल हमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक जो है वो बाल्डे का बेस्ट निकाल के आने का पोटेंशियल रखता है। ओके, जैसे उसने डेविस के साथ करा था। डेविस वाज अ डिफरेंट बीस्ट अंडर हांसी फ्लिक भाई। हाँ, एवरी बार्सा फैन रिमेंबर्स। आई थिंक बाल्डे को उस तरीके से वो ट्रीट कर सकता है। दैट अमाउंट ऑफ स्टैमिना, दैट अमाउंट ऑफ पेस, उस सिमिलर प्रोफाइल का, ही कैन रेक हैवक ऑन द लेफ्ट विंग नाउ, स्पेशली गिवन कि परहैप्स निको विलियम्स नहीं आने वाला है। हाँ, तो एक वैसा प्लेयर तो चाहिए होगा भाई जो कि कुछ उल्टा कर सके लेफ्ट विंग पे। राइट, हो सकता है भाई बाल्डे कैन बी दैट गाय। एंड जो फाइनल पॉइंट होगा फ्रॉम बार्सिलोना, इट इज अबाउट टर स्टेगन। अच्छा। एंड टर स्टेगन को अपेरेंटली सिटी वाले गेम में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि वो किस टाइप की वो गोल कीपिंग कर रहा था उसके चक्कर में। एंड इस मैच में मुझे अगेन देख के लगा भाई नहीं कर अच्छी भाई, मतलब एट टाइम्स उसकी शॉर्ट स्टॉप में कितनी गंदी होती है, बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली मैंने वो देखा था। एंड्रिक को दी थी बॉल ऑफ एंड्रिक। हाँ। नहीं, एंड्रिक को नहीं दी थी, किसी और को दी थी ना। एंड्रिक रन बना रहा था, उसको बॉल दी थी ना फिर एंड्रिक को नहीं दी थी। कैसे पता नहीं, कुछ और देखा हो सकता है कोई और हो। बट मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि टर स्टेगन इतना शेकी लगा है। मतलब वो कई बार वो होता है ना कि आपने बॉल आगे डाली फिर डायरेक्टली आपने रियल मैड्रिड के प्लेयर को ही दे दी। वैसा टाइप की सिचुएशन 1-2 बार हुई थी इस गेम में। एंड सो फॉर दैट रीजन टर स्टेगन को ऑफ लेट भी कितना क्रिटिसिज्म मिला है। टर स्टैटिक बोलते हैं सब लोग उसको क्योंकि वो खड़ा रह जाता है नियर पोस्ट पे। मतलब ही विल हैव टू अप हिज गेम। आई होप सो ही डज। बट राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा शेकी लग रहा था मुझे। अगेन दिस कैन बी बिकॉज कितना टाइम से खेला नहीं है, प्री सीजन में है अभी एकदम से। फिर रियल मैड्रिड में भी दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग फ्रॉम टर स्टेगन ना। ये इम्प्रूव तो करना पड़ेगा भाई उसे, क्योंकि हांसी फ्लिक वो डंडी रखता है। एंड जर्मनी से भी देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज नॉट स्टार्टिंग। नॉयर इज मच बेटर। इवन इन 2019 व्हेन ही वाज मेसी के साथ टर स्टेगन था उस टाइम पे। राइट। एंड मुझे यही लगता है कि मतलब टर स्टेगन इफ ही वांट्स टू फिक्स हिज प्लेस,
हो सकता है इसलिए फिक्स कर पाए क्योंकि बारसा के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो और किसी अच्छे प्लेयर को ला सके, बट मतलब उस बेसिस पे क्या आपको अपनी फर्स्ट टीम में पोजीशन रखनी है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं, बट वो तो है ही ना, दैट्स अ रियल सिचुएशन। खेलना पड़ेगा, आपके पास डीएम नहीं है तो आप कीपर थोड़ी लाओगे अभी। खेलना तो उसे पड़ेगा ही। बट मतलब देख के कई बार हंसी आ रही थी भाई उसे टर स्टेगन को कि थोड़ा ज्यादा ही शेकी लग रहा था। प्लस अंडर हांसी फ्लिक सिस्टम देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे डिफेंस खुला हुआ होगा, आपकी फिलोसफी है आउटस्कोर करने की, तो वहां पे कीपर को थोड़ा ऑलरेडी सतर्क रहना पड़ेगा भाई। जिस लेवल की हाई लाइन खिलाने का ट्राई करता है हांसी फ्लिक, दिख रहा था वैसे हाईलाइट वाला सीन टू सम एक्सटेंट, जितना चावी में था उससे तो बेटर था ही। एंड आई थिंक ओवर टाइम जब आपके से क्वालिटी डिफेंडर्स होंगे लाइक अराहो, कुंडे, ये सब आ जाएंगे जो कि ट्रैक बैक करके स्पीड भी रखते हैं पीछे जाके डिफेंड करने की। बारसा में अच्छी चीज है भाई, इनके पास डिफेंडर्स ऐसे जो कि हाईलाइन के लिए सूटेड है, आ गए हैं, कर सकते हैं। 3-4 साल पहले क्या सीन तब तो पीके वाला सीन होता था, हाँ, बट अभी इनके पास वो डिफेंडर्स है जो कि ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट वही है कि अगर आप हाईलाइन खिला रहे हो देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका पीछे शायद खुल जाए डिफेंस एंड 1v1 सिचुएशंस बने। का फिलॉसफी है कि हमें आउटस्कोर करना है, हाँ, आउट डिफेंड नहीं करना। एंड अगर हाईलाइन खिलानी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कीपर है वो बॉल पे बहुत अच्छा हो, बॉल पे अच्छा, हाँ, मतलब ये सिली मिस्टेक्स करना डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत रिस्की होगा। बट नाउ मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड, एंड इससे पहले मेरा एक स्मॉल क्रिटिसिज्म था वो मैं बताना भूल गया भाई यूएस में तो मतलब सोच मत देना मैचेस करने के, कोई भी चीज। वर्ल्ड कप होने वाला है भाई, हम लोग लेजिट सोच रहे थे कि हम कैसे मैच देखेंगे क्योंकि सब थके हुए थे काफी, एंड अगले 3 घंटे मैच स्टार्ट होना था, एंड उठ के समहाउ मैच देखा। तुमने नहीं देखा, मैं तो मतलब मुझे क्रिकेट कवर करना था, उठ के मैच देखा, एंड उसके बाद वो 11 मिनट मैच हुए, फिर वो बारिश हो गई स्टार्ट। नाउ फुटबॉल का एक जो मेन आप कह सकते हो फायदा है, एडवांटेज है गेम का, वो यही है कि भाई किसी वेदर में खेला जा सकता है फुटबॉल। बर्फ में खेलते हैं, हाँ, बारिश में खेलते हैं। यहाँ पे बारिश हो गई, फिर रेफरी ने एकदम सबको हटाना स्टार्ट किया, फिर कमेंटेटर्स कहने लग गए कि लाइटनिंग हो रही है एंड सबको सेफ रखने के लिए, प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए हटा रहे, एंड प्लेयर्स खुद शॉक थे। एंसेलोटी ने कुछ 5-6 बार आके असिस्टेंट रेफरी से पूछा कि भाई क्या हटा क्यों रहे हो। मॉड्रिच तो काफी गुस्सा था, वो बार बार ऐसे कर रहा था रेफरीज के पास जाके कि हटाने की क्या जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड बारसा सारे प्लेयर्स तुरंत अंदर चले गए थे, उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं उल्टा। बट मॉडरेट स्पेसिफिकली आई रिमेंबर दैट गाय कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, काफ़ी एजिटेटेड था इस चीज़ से कि गेम रोक क्यों दिया गया। फिर वो बीच में वो रोलर्स भी लेके आए थे कि स्पॉन्ज वाले, जिससे वो पानी सोक कर सके। तो मतलब अभी कोपा अमेरिका में देखा था, उसमें भी 1 घंटा डीले हो गया था सिक्योरिटी का। वीडियोस देखी थी उससे क्या हुआ था? नहीं, कोपा अमेरिका में नहीं, वो लोग सिक्योरिटी इशू हुआ कैसे, वो चढ़ के जा रहे थे ना फांद के भाई, वो कोई अंदर से कुछ वो था, कोई पाइप था, हाँ, उसके वेंट के अंदर जा रहे थे। हाँ, पहली बात तो लोगों के भी भाई क्या मतलब करने को तैयार हो, बट ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है यार। राइट, वो पहुंचे कैसे उस जगह पे जहाँ से उन्हें वेंट में पहुंचना है। बट हाँ, वियर्ड था, बट दिस वाज माय क्रिटिसिज्म। एंड यूएस में क्यों टूर्स नहीं होने चाहिए एक्चुअली में। बट नाउ कमिंग टू रियल मैड्रिड, एंड यहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स पे बात करने से पहले विल टॉक अबाउट द सिस्टम। एंड रियल मैड्रिड 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ गई थी। वी डिस्कस दिस इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि कैसे 2 फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि एंसेलोटी ने बोला है बार इंटरव्यूज में, 4-2-3-1, 4-3-3 और 4-4-2 के बारे में बोला हुआ है, एंड 4-2-3-1 के शायद बारे में शायद बोला था, आई फॉरगॉट। बट इस मैच में जब विनीशियस आया था ना, उसके बाद वो 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन हो गई थी दोबारा, विच मीन्स बेसिकली कि आपकी एक फिक्स फॉर्मेशन नहीं है, वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लेयर्स ऑन द पिच हैं, एंड वो हर मैच में चेंज होगा, हर सब्स्टिट्यूशंस के बाद चेंज हो सकती है वो चीज। Which is not something unexpected from Real Madrid. हाँ, वो गेम ही उनका वही है। Don't have a firm philosophy. एक चीज वो बेसिकली हमने लास्ट सीजन में 4-1-2-1-2 देखा, कुछ मैचेस में 4-3-3 देखा, एंड सिटी वाले मैचेस में तो 4-4-2 भी देखा था, जहाँ पे रॉड्रिगो भी लेफ्ट विंग पे ही आ गया था। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, एंड रियल मैड्रिड इज नोन फॉर दिस, बहुत फ्लेक्सिबल है, और एंसेलोटी स्पेसिफिकली इज नोन फॉर दिस। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिला। लाइनअप में कोई चेंज ही नहीं था भाई, वो जो पहले वाला लाइनअप था बस वही खिला दिया एग्जैक्टली, बस मिलिटाओ और खिला दिया। एंड मिलिटाओ विल बी अ टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि मतलब लेट्स स्टार्ट विद मिलिटाओ ओनली। यहाँ पे मिलिटाओ को चांस दिया गया इतना टाइम बाद, एंड वो भाई साहब बंदा इतना ज़्यादा रस्टी था, मतलब वो इतनी स्टूपिड समटाइम मिस्टेक्स कर रहा था, बट देन अगेन मतलब हाँ वही, इट इज एक्सपेक्टेड एंड ही इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर रिगार्डलेस। तो प्लस ही इज अ क्वालिटी सेंटर बैक, तो वो ओवर टाइम वो बेटर हो ही जाएगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को टैक्स भी तो है भाई,
मतलब इम्प्रूव भाई प्लेयर अपनी हाँ करेगा ही करेगा, परफॉर्मेंस एबिलिटी से 10 गुना बेटर 10x खेलता है करेगा ही करेगा, राइट। तो वो रिगार्डलेस आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, एंड वो वापस अपने उसमें आ ही जाएगा ग्रूव में। बट नाउ मूविंग ऑन, जो हमें नेक्स्ट प्लेयर की बात करनी चाहिए वो है एंड्रिक, एंड जो हमने इसमें लास्ट मैच में बात करी थी। बट इस मैच में मुझे बस ये बात करनी थी कि इस मैच में देख के आई थिंक ये चीज़ हमें समझ में आ गई, एंड मुझे स्पेसिफिकली, क्योंकि लास्ट मैच वॉज एक्चुअली हॉरेंडस फ्रॉम दैट गाय, बट इस मैच में वो पोटेंशियल देखने को मिला। मतलब ये मैच भी ऐसा नहीं था कि उसने भाई गजब ही खेल गया, बट वो पोटेंशियल देखने को मिलता है। कुछ प्लेयर्स ऐसा होता है ना जिनका मैच अच्छा नहीं गया, बट आपने वो कुछ साइंस कुछ क्लूज देख लिए जिससे आपको लगता है कि अगर ये बंदा अपने पोटेंशियल पे खेल गया तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। उसमें लेजेंड जो उसकी शॉट पावर है एंड जो उसकी, मतलब उसमें भी मैं ये कहूंगा कि ही इज दैट गाय जो कि रिलेंटलेसली प्रेस कर सकता है। हाँ। वो लगातार भागता हुआ दिखेगा इधर उधर, एंड उसी के चक्कर में अगेन वो प्रॉब्लम आती है कि वो सेंट्रली कई बार ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता क्योंकि लगातार इधर उधर भाग रहा होता है। दैट कम्स विद मैच्योरिटी, धीरे धीरे करके आ जाएगा। बट द एबिलिटी ऑफ दैट गाय टू जनरेट सो मच पावर ऑन द शॉट, जो कि मतलब वो कहते हैं ना खड़ी बॉल पे उन लोगों ने इतनी पावर जनरेट कर दी जो कि हर प्लेयर के पास नहीं होती। आप मेसी के पास नहीं होगी ये चीज़ कि वो खड़ी बॉल पे इतनी पावर जनरेट कर देगा, रोनाल्डो के पास होगी, एंड्रिक के पास है। उसकी टांगे देख के लगता है कि भाई ये बंदा है थोड़ा वैसे टाइप का कि मोटी टांगे, किसी का एक नेचुरल गिफ्ट होता है। हाँ, उसका वैसे टाइप का है। एंड मुझे बस ये लगता है कि भाई बहुत रॉ है, बट वो क्लू देखने को मिल गया। दैट इज, मतलब वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेल गया तो ये काफी अच्छा प्लेयर बन सकता है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट प्लेयर, उसके बारे में बात करूंगा, विनीशियस जूनियर। एंड विनी जूनियर स्टार्ट नहीं कर रहा था। मुझे देख के अच्छी चीज बस ये लगी इस मैच में भी, वो जब वो आया था तो कुछ स्किल्स उसने काफी ज्यादा गूफ अप कर दी, मतलब गूफ अप कर दी। हाँ, मतलब वो कई बार वो टच देख के लग रहा था कि विनीशियस इज प्रोबब्ली वन ऑफ दोस फ्यू गाइज राइट नाउ इन वर्ल्ड फुटबॉल जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। जब उसके पास बॉल होती है तो देख के लगता है कि चिपकी हुई बॉल है उसके पैरों से, वैसा टाइप का कंट्रोल है उसके पास। वो नहीं था एग्जैक्टली इसमें। कई बार वो बॉल कंट्रोल करने के चक्कर में ही आउटसाइड कर दे रहा था, बट वो हर प्लेयर से एक्सपेक्टेड है, होता है। बस मैं ये कहूंगा कि इस मैच में जब वो बंदा आया था, 2-0 रियल मैड्रिड हार रही थी उस टाइम पे, उसकी प्रॉपर वो कहते हैं ना कि जैसे बारसा वो सारे गुड गाइज हैं, फैमिली वाली है, एंड वो फिर जब वो विलेन की एंट्री होती है वो लेजेंड देख के लग रहा था। क्राउड एकदम से खूब चिल्लाने लग गए, खूब हाइप करने लग गए विनीशियस जूनियर को। वो भी आते ही ड्रिबल्स करने लग गया भाई। वो उसका मन वही था कि मैं अकेले ही कटा के सबको ले जाऊंगा, क्योंकि दूसरे साइड पे आर्दा गुलर वो काफी एग्जॉस्ट हो चुका था, ब्राहिम डियाज सब्स्टिट्यूट हो चुका था, तो आगे ये दो ही प्लेयर्स थे। तो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था वो एक्चुअली इस गेम के अंदर, जो कि आपको आगे जाके देखने को नहीं मिले थे। एम्बापे, रॉड्रिगो ये सब होंगे, तो दिस वाज समथिंग व्हिच इज जस्ट स्पेसिफिक टू दिस गेम। वो आगे जाके इंप्रूव हो जाएगी। बट वही है कि वो मुझे बस देख के ये चीज लगी कि आई न्यू वो सुपरस्टार है इस टाइम पे, बट वो देख के लगा कि भाई हाँ ये वर्ल्ड फुटबॉल में इस टाइम पे ये सुपरस्टार है भाई। अच्छा, वैसा टाइप की उसकी एंट्री थी। फिर वो भी वो जब वो नई ड्रिबल हुआ इससे, तो फिर वो क्राउड को चीयर अप करने लग गया ऐसे करके, तो वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। ड्रिबल में तो क्राउड को चीयर कर रहा है, मतलब वो एकदम एंड तक ले गया, फिर उनके किसी डिफेंडर ने मार दी, फिर वो क्राउड को चीयर अप कर रहा है। तो वो देख के मजा तो बहुत आया भाई। एंड विनीशियस इज दैट गाय जो कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, बट वो जैसा उसका स्टाइल ऑफ प्ले देख के मजा तो बहुत ज्यादा आता है। तो अगेन विनीशियस के कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिस वाज जस्ट हिज फर्स्ट गेम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। रस्टी होना सबका बनता है। ये जो रस्टी वाला पॉइंट है ना, आई थिंक किसी को भी इतना ज्यादा फोकस करना ही नहीं चाहिए इस पे। प्री सीजन गेम्स में 90% ऑफ द प्लेयर्स आर रस्टी भाई। अभी आपने फुल कैपेसिटी पे हिट ही नहीं करे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली में। एंड सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट प्लेयर होगा वो होगा थीबो कोर्तुआ। एंड कोर्तुआ हैड अ वेरी गुड गेम ओवरऑल। आई नो 2 गोल कंसीड करे उसने, बट आई थिंक जितना भी हमें देखने को मिला उसकी तरफ से, वो जो 2 गोल थे वो पढ़ने ही थे भाई। मतलब उसमें डिफेंस की गलती थी। बट थीबो कोर्तुआ, द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम आई वुड डिराइव इसकी थीबो कोर्तुआ को इतना ज्यादा टेस्ट कर दिया गया इस गेम में, एंड वो लगातार उससे डिलीवर भी करा। इतना तगड़ा के लिए बारसा, मतलब हाँ, टेस्ट तो बहुत ज्यादा करा था भाई थीबो कोर्तुआ को। काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में रियल मैड्रिड आ गई थी क्योंकि डिफेंस इतनी जल्दी खुल जा रहा था उनका। बट क्योंकि भाई अगेन मिलिटाओ, मैं बहुत पम्प्ड हूं भाई हांसी बॉल देखने के लिए। थोड़ी ऐसी उम्मीदें जग रही हैं। अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। बैठा एंड मैं यही कहूंगा कि थीबो को, वही पॉजिटिव यही कि थीबो कोर्तुआ को लगातार टेस्ट करा गया एंड वो लगातार डिलीवर करता गया। तो वो स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छे शेप में इस टाइम पे बहुत शार्प है। मतलब इट सीम्स लाइक ही इज रेडी टू
रेडी फॉर द न्यू सीजन, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें. एंड फाइनली फाइनली इसके एक और पॉइंट है, बट इससे पहले मैं ये चीज़ अर्दा गुलर पे बात करना चाहता था. एंड अगेन ये वही पॉइंट है कि अर्दा गुलर लास्ट मैच ही वॉज नॉट दैट गुड, इस मैच में ही वॉज क्लास. अच्छा, मतलब वो बहुत ही वो मेसियस कंट्रोल देखने को मिल रहा था, क्रिएटिवली बहुत अच्छा प्लेयर था वो. ब्राहिम डियाज का गेम अच्छा नहीं आता ये. अच्छा. अर्दा गुलर था जो कि अकेले क्रिएटिव साइड लेके चल रहा था. एंड ये चीज़ बहुत फनी थी कि एट हाफ टाइम बार्सिलोना की पूरी राइट साइड की जो रेटिंग्स थी वो ग्रीन में थी एंड बाकी सारे ऑरेंज में थी. एंड रियल मैड्रिड की भी राइट साइड थी जो कि ग्रीन में थी, बाकी सारी ऑरेंज में थी. विच अगेन मीन्स कि मॉडरेट जो था उस साइड पे उसका भी गेम ठीक गया. बट आर्दा गुलर स्पेसिफिकली अगेन मैं ये कहूँगा कि उसने एक ऑफ साइड गोल भी मारा था. एंड आर्दा गुलर की स्पेशलिटी ये है कि वो बंदा पीछे भी होगा, वो राइट विंग पे भी होगा, पर एट द सेम टाइम वो जो रन्स निकालता है वो एट टाइम सेंट्रली निकालता है, जिसके चलते हुए मतलब अगर एक लॉन्ग बॉल आ जाएगी तो वो फिनिश ऑफ कर सकता है उसके. मतलब कुछ विंगर्स ऐसे होते हैं. विनीशियस का स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म क्या था कि ये बंदा विंग्स पे ही खेलता रहता है भाई, ही डज नॉट हैव एन आई फॉर गोल. आर्दा गुलर ने स्टार्टिंग से ही वो चीज दिखाई कि ही हैज एन आई फॉर गोल. That is कुछ दिखाया only to be benched for the whole season, which is sad, unfortunate very. But मतलब वही है कि आर्दा गुलर का जैसा एंसेलोटी ने बोला है कि ही विल हैव अ बिग रोल, मतलब बिग नहीं मतलब कंपेरेटिवली बिग रोल, जो लास्ट सीजन था उससे बेटर रोल होगा उसका. तो एक्चुअली में आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आर्दा गुलर. जितना देखने को मिला है यूरो में वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था, यहाँ पे भी जितना देखने को मिला है, लास्ट सीजन में भी जितना देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा खेला है वो ओवरऑल. तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अपना आर्दा गुलर. एंड नाउ फाइनली जो सिस्टम की हमने बात करी थी, यहाँ पे मैं बस ये बोलूँगा कि एज आई सेड ना कि स्टार्टिंग से रियल मैड्रिड पोजीशन मेंटेन कर रही थी. इनफैक्ट थ्रू आउट द मैच एंड होते होते भी आई थिंक दोनों टीम्स का ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन था, शायद रियल मैड्रिड का थोड़ा सा ज़्यादा ही था. मैं बस ये बोलूँगा कि इस चीज़ से आपको ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैड्रिड ऐसा खेलने वाली है. मतलब सिटी फैंस ने, रिमेंबर जब एम्बापे हमने साइन करा था तो सबने इतना मजाक उड़ाया था कि आपने एम्बापे साइन कर लिया है ओनली टू प्ले हराम बॉल अगेंस्ट अस. ठीक है. एंड वो थोड़ी सी ऑल्टी चीज आती है बिकॉज सिटी फैंस प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेसिस राइट नाउ, क्योंकि उन्हें रॉड्री भी वो पुश करना है, उसके चक्कर में सारे प्लेयर्स को नीचे लाना है. एंड इन जनरल मतलब कोई भी टीम जब अपने एकदम हाइप होती है तो फिर टॉक्सिक होती है. तो वो प्रॉब्लम है. एंड फॉर सम रीजंस पता नहीं कि वो लोग हमेशा अपने साथ रियल मैड्रिड के साथ राइवलरी फोर्स करने का ट्राई करते रहते हैं. आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली रीजन है. हाँ वही, मतलब इतना शांत रहो भाई, इतनी प्रॉब्लम यूनाइटेड से कर लो भाई पहले. हाँ यूनाइटेड से कर लो. बट मैं यही बोलूँगा कि इससे ये डिराइव करना गलत होगा कि रियल मैड्रिड पोजीशन डोमिनेट करके खेलने वाली है. जैसे ही विनीशियस आया वैसे ही गेम पूरा चेंज हो गया. इट वॉज अबाउट कि विनीशियस को बॉल दो एंड देन ये लोग आगे जाके काउंटर अटैक पे खेलेंगे, पेस यूज करेंगे. एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस, ये फ्रंट थ्री होने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप काउंटर अटैक पे इतना अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि यू वोंट इवन हैव 50% पोजीशन, 40% पोजीशन, उसके बाद भी हो सकता है आप 3 गोल मार दो. इस टाइप का आपका ये इतना क्लिनिकल काउंटर अटैक हो सकता है. गेम हो गई इनका गेम प्ले मोस्ट लाइकली काउंटर अटैकिंग. हाँ मतलब अभी बारसा अगेंस्ट सबने ये चीज़ कर ली ना, इसलिए शायद हाइप कर देगी. बारसा अगेंस्ट अगर कोई टीम पोजीशन रखती है दैट मीन्स कि वो इन जनरल काफी अच्छा पोजीशन रख सकती है टीम. पर बारसा भी दूसरी तरीके से खेल रही है. बारसा ऑल्सो डिड नॉट हैव देयर मेन प्लेयर्स. यू कैन ऑल्सो से कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड, सिर्फ एक ही बंदा था मारियो मार्टिन जिसको ये टीम का एक्सपीरियंस नहीं था. बारसा की मिडफील्ड में सारे नए प्लेयर्स ही थे, गुंडोगन वगैरह सब बाद में आए थे. यहाँ पे मॉड्रिच और सेबायोस स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने डोमिनेट करा था. तो दैट इज नेचुरल. तो मैं बस यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती है प्रीजन से जो कि आप हिंट ले सकते हो, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ प्री सीजन तक सीमित है. तो मतलब हमने बेसिकली हर प्लेयर का क्या इंडिकेशन है, फॉर्म का क्या एक्सपेक्ट करा जाए उससे सीजन में, सब डिस्कस कर लिया. राइट. टैक्टिकली क्या हो सकता है डिस्कस कर लिया. नाउ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन एंडिंग दिस सेगमेंट, क्या बार्सिलोना इस सीजन रियल मैड्रिड को डोमिनेट कर सकती है, which is primarily in La Liga of course, domestically. पता है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. एंड अगर नहीं करती तो सब लोग कहेंगे हांसी फ्लिक का फर्स्ट सीजन था. एंड आई विल टेल यू कि ये क्यों एक्सक्यूज वैलिड नहीं है. अगर आपको ये एक्सक्यूज देना था कि फर्स्ट सीजन है हांसी फ्लिक का, तो फिर चावी को ही रख लेते ना. फिर चावी क्यों हटाया आपने. द पॉइंट हांसी फ्लिक, वो तो आप उसके लिए आप बारसा की मैनेजमेंट को कॉल आउट कर सकते हो, हांसी फ्लिक को थोड़ी कॉल आउट कर सकते हो. हाँ डेफिनेटली. मैं बस ये कह रहा हूँ कि बारसा एज अ क्लब दे वोंट हैव दिस एक्सक्यूज. इवन फैंस कांट से कि ये एक्सक्यूज वैलिड है. हांसी फ्लिक को लाने का पॉइंट ये कि एट दिस मोमेंट आपने चावी से
10 गुना बेटर मैनेजर ला के रख दिया। विद मोर पेडिग्री, विद मोर एक्सपीरियंस। राइट, हर चीज में वो इस टाइम पे बेटर है मैनेजर, एज अ मैनेजर। तो अगर आपको टाइम ही देना था तो फिर तो आप चावी को ही रख लेते। वो पैसे भी मतलब कम ले रहा था, वो क्लब का ही बंदा भी है, वो ज्यादा बकबक भी नहीं करेगा। ऑल द एंड में आता है तो उसने काफी बकबक करी है, बट उससे पहले बकबक भी नहीं करेगा। हाथ से को लाने का पॉइंट ये था कि यू वांट इंस्टेंट सक्सेस। आपको तुरंत टैकल करना है रियल मैड्रिड को, आपको तुरंत टाइटल जीतने हैं। सो अनफॉर्चुनेट फॉर हांसी फ्लिक, अगर वो टाइटल नहीं जीते तो उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, जो कि उसे एक्चुअली फेस करना नहीं चाहिए। The question is not about winning a title, because I think Madrid की team on paper is far superior right now. Barca is not even getting the funds to, और funds हैं तो इतना दिमाग ही नहीं है कि rightful आप moves कैसे play करो ट्रांसफर मार्केट में। The question is restricted to क्या बारसा मैड्रिड को डोमिनेट कर सकती है। That means अगर वो दोनों एल क्लासिको के मैचेस जीत रही ला लीगा में, even if they lose the league, इफ दे कैन डो, मुझे लगता है कि एम्बापे जब साइन हुआ था तब तो एक बहुत ही अलग एक वो था। इनफैक्ट सीजन जब लास्ट सीजन जब खत्म हो रहा था तब फीलिंग्स बहुत वैसी थी कि अभी मैड्रिड ऐसा खेल रही है, यू विल बी एडिंग एम्बापे ऑन टॉप ऑफ दिस, तो क्या डोमिनेशन होगा। बट जस्ट लाइक द बिगिनिंग ऑफ एवरी सीजन जब बार्सिलोना मैड्रिड को हराती है एंड एक नई होप आती है सब में, आई थिंक अगर हांसी फ्लिक अपने प्रिंसिपल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, दे कैन कम्पीट विद रियल मैड्रिड फॉर श्योर। डोमिनेट तो चलो नहीं कह सकते भाई, अभी बहुत ऑन पेपर बहुत बेटर टीम है राइट, बट मैं अभी ये पॉसिबिलिटी एटलीस्ट एंटरटेन तो कर सकता हूँ दिमाग में कि बारसा जीत भी सकती है टाइटल नहीं मतलब मैड्रिड को हरा सकती है। बात टाइटल की हो ही नहीं रही है। मैड्रिड को तो हरा सकती है, मैं खुद कह सकता हूँ कि मैड्रिड को हरा सकती है। बारसा और रियल भाई जब चावी हरा सकता है तो हांसी फ्लिक तो हरा ही सकता है भाई। यार बात हमेशा तुम मैनेजर पे नहीं ला सकते ना, मैं वही कह रहा हूँ टीम्स में फर्क है। उसका पहला टीम बेटर हुई है भाई। किसकी? बार्सिलोना की। ज्यादा टीम किसकी बेटर हुई है? मतलब अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो मैड्रिड ने सिर्फ एक ही बंदा तो लिया है भाई, वो एक बंदे से सब सॉल्व हो गया। एक बंदे से सब सॉल्व हो गया, मतलब और ज्यादा अटैकिंग इनपुट आ गया। इन जनरल काफी टीम बेटर हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर नहीं हुई है टीम। फ्रैन गार्सिया भी तो आ रहा है। फ्रैन गार्सिया तो ऑलरेडी है टीम के अंदर। अरे तो डेप्थ भी तो ऐड कर रहा है टीम के अंदर, और अर्दा गुलर को अच्छा रोल मिलेगा। फ्रैन गार्सिया तो लास्ट टाइम भी चला गया तो और क्लैरिटी आ गई मिडफील्ड में कि किनको क्या रोल्स देने हैं। मॉडरेट नहीं खेलने वाला। क्रूज चला गया, दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रांजिशन आल्सो। आई थिंक दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजिशन। मतलब प्रिपेयर्ड होना, आप क्या उस टाइप अच्छे प्लेयर्स हैं वो आप कह सकते हो, बट जो टेम्पो टोनी क्रूज सेट करता है, देयर इज नॉट एग्जैक्टली अ रिप्लेसमेंट इन द मार्केट फॉर टोनी क्रूज। बारसा की टीम बेटर कैसे, कितनी बेटर हुई है? मैं ये कहूंगा पहली बात, बारसा में जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी दैट वाज द मेंटालिटी एंड जो मेंटल एस्पेक्ट था, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो एक्सक्यूज नहीं है। आपके हांसी फ्लिक आगे इससे बेटर आप कौन सा लाओगे? तो वो चीज बहुत मतलब सही बात है। उसका शायद ऑन पेपर आपको चीज देखने को मिले, बट उसका इम्पैक्ट होगा काफी। हर प्लेयर की परफॉर्मेंस उसका इम्पैक्ट होगा, बेटर होगा। प्लस आई थिंक लमीन यमाल जिस लेवल पे लास्ट सीजन था उससे काफी ज्यादा बेटर लेवल पे इस टाइम पे। तो यू हैव अ सुपरस्टार राइट नाउ इन लमीन यमाल। एम्बापे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड की टीम बेटर नहीं है। मैड्रिड की टीम बाय फार बेटर है इस टाइम में बार्सिलोना से। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब बेटर मैड्रिड की टीम लास्ट सीजन भी थी काफी, ऑन फॉर्म भी बेटर थी, ऑन पेपर भी बेटर थी, पर तब भी चावी ने आई थिंक सब में नहीं शायद एक मैच में हरा दिया था, एक क्लासिको में चावी ने हरा दिया था मैड्रिड को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बारसा और मैड्रिड में इट इज नेवर गोइंग टू बी कि कोई टीम कॉम्पीट नहीं करेगी। वो ऑन एनी डे बारसा के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मैड्रिड को हरा सकती है। डोमिनेट की बात हो रही है, डोमिनेट नहीं कर सकती भाई, उतनी अच्छी टीम नहीं है with Hansi Flick. नहीं, I don't think so. These principles are implemented correct rightfully, तो तुम्हें नहीं लगता कि डोमिनेट कर सकते? नहीं। क्यों? I think the quality is just too big for Madrid. मैड्रिड के पास प्लेयर्स इतने हाई लेवल के हैं इस टाइम पे, प्लस वो जो हाई लेवल के प्लेयर्स हैं वो अपने एकदम टॉप फॉर्म पे हैं। मतलब एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। प्लस उनका जो इन जनरल जो उनका कोर डीएनए है वो ही इतना वो है कि वो कमबैक रखना चाहते हैं। मतलब वो उनके दिमाग में अगर बारसा 2-0 अप है तो हो सकता है वो निकाले तब भी गेम। एंड विद एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो फ्रंट, ये चीज़ बेटर ही होने वाली है। तो मैं डोमिनेट तो मैं नहीं कहूँगा कि बारसा डोमिनेट कर सकती है, बट इफ इट इज जस्ट अबाउट कि वो मैड्रिड से कॉम्पीट करके क्या उन्हें हरा सकती है, हाँ हरा सकती है भाई। बट टाइटल का वो तो हमेशा ही होता है भाई। क्वेश्चन 1 से तुम क्वेश्चन से हट जा रहे हो। बार क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली क्या वो मैड्रिड को डोमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकती, बस वही है। बस बाकी 10 बातें और तुम करते रहो साइड की, वो मैटर ही नहीं करती। जो टाइटल है वीडियो का, जो क्वेश्चन है वीडियो का, वो ये है
कैन दे डोमिनेट विद हंसी फ्लिक? मुझे भी पर्सनली लगता है कि डोमिनेट तो नहीं है भाई, अभी बहुत दूर की बात है वो, अभी एक्सपेक्टेशन ऐसे हाई रख नहीं सकते, बट हरा तो सकते हैं, राइट, वो हमेशा पॉसिबल होने वाला है। तो लेट्स होप कि हरा सके तो हरा दे भाई, नहीं तो मैड्रिड तो जीती रही है उसमें। आई थिंक फेवरेट्स तो मैड्रिड ही होगी ला लीगा जीतने के लिए बाय फार। तो हांसी फ्लिक को एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं है। लेट्स होप कुछ करके दिखाए इस पे, एंटरटेनिंग मैन ला लीगा को। एंड ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।